हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्न विद विजय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम जैन जी जियोग्राफी यूजीसी नेट की कर रहे थे। इसके अंतर्गत हमने काफ़ी सारे वीडियो कर लिए थे। आज हम करेंगे इकोनॉमिक एंड ट्रेड जियोग्राफी, आर्थिक एवं व्यापार भूगोल। तो शुरू करते हैं हम। पहला सवाल है, लंबरिंग फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ, लकड़ी काटने का व्यवसाय है किस श्रेणी में आता है? जो संसाधनों से, रिसोर्सेज से, नेचुरल रिसोर्सेज से सीधे जुड़े हुए होते हैं, वो सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ है, वो प्राइमरी एक्टिविटी में आती है। इसके अंतर्गत लंबरिंग आता है, लॉगिंग आता है। लॉग बोलते हैं, जो लट्ठा होता है, तना होता है, उसको ही बोलते हैं। तो लॉगिंग एंड लंबरिंग, ये लकड़ी काटने में व्यवसाय है, ये आते हैं प्राइमरी में। इसके अलावा एग्रीकल्चर आता है, कृषि आता है। इसके अलावा पशुपालन आता है, एनिमल हस्बेंड्री आता है। पिसिकल्चर आता है, यानी मछली पालन, मत्स्य पालन आता है। इसके अलावा हंटिंग एंड गैदरिंग आता है, शिकार करना। और भोजन संग्रहण की जो एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में हमारे कुछ फॉरेस्ट से संतरे वगैरह जो इकट्ठा करते हैं, जो ट्राइबल लोग, वो क्या है, फॉरेस्ट गैदरिंग है। ट्राइबल लोग जंगल से कुछ फूड वगैरह इकट्ठा करके वो करते हैं, ये प्राइमरी एक्टिविटी के अंतर्गत आता है। इसके अलावा हम जैसे कि कोई प्राइमरी से सीधा, जैसे कि मोतियों का, मोती बनाने का जो होता है, पर्ल कल्चर भी प्राइमरी में आएगा, क्योंकि वो भी सीधे तौर पे नेचुरल रिसोर्सेज से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी एक्टिविटी है खनन, माइनिंग। माइनिंग में भी हम सीधे नेचुरल रिसोर्सेज से जुड़े हुए हैं, तो वो आएगी। अब इन सारे पदार्थों का हम प्रोसेसिंग कर दें, तो मैन्युफैक्चरिंग और जैसे कंस्ट्रक्शन और जैसे ये फूड प्रोसेसिंग वाले जितनी भी इंडस्ट्री है, ये सारे के सारे इसमें आएँगे। ये आएँगे सेकेंडरी में। और टर्सरी है, वो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और अब ये सेवा क्षेत्र थोड़ा-सा और स्पेशलाइज़ हो जाए, तो जैसे कि रिसर्च एंड इन्फॉर्मेशन की जो एक्टिविटीज़ है, वो क्वाटरनरी में आती है। और टॉप लेवल मैनेजमेंट, टॉप डिसीजन मेकर्स होते हैं, वो क्वीनरी एक्टिविटी में आते हैं। तो इस तरीके से 5 तरह की एक्टिविटियाँ होती है, पंचम तरीके की क्वीनरी बोलते हैं। अब इन प्राइमरी एक्टिविटी के जो वर्कर्स होते हैं, उनको रेड कॉलर बोला जाता है। ये हो गए रेड कॉलर। जैसे हमारे शर्ट का जो कॉलर होता है, उसके नाम पे इनको रेड कॉलर। फिर जो सेकेंडरी होती है, तो सेकेंडरी वालों को ब्लू कॉलर बोला जाता है। और टर्सरी होती है, उनको पिंक कॉलर बोला जाता है। और क्वाटरनरी होती है, उनको व्हाइट कॉलर बोला जाता है। तो लोग बोलते हैं मैं व्हाइट कॉलर जॉब करना चाहता हूँ, ये व्हाइट कॉलर जॉब है। वहीं जो क्वीनरी पंचम है, वो सबसे टॉप लेवल के डिसीजन मेकर है, तो उनको क्या बोला जाता है? उनको गोल्ड कॉलर बोला जाता है। तो ये आपको कॉलर भी याद करने हैं, क्वीनरी यानी कि पंचम। तो हमारी क्या हुई, प्राइमरी यानी कि रेड कॉलर, लाल कॉलर हो गए, ये जैसे लकड़ी वाला लंबरिंग का काम। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से विश्व के उत्तर दक्षिण विभाजन का आधार क्या है? हम कहते हैं कि नॉर्थ वर्ल्ड और साउथ वर्ल्ड। तो ये कोई अक्षांश या देशांतर से नहीं बांटा गया है। ये कोई लैटिट्यूड से नहीं बांटा गया है, 0 डिग्री से ऊपर वाले नॉर्थ है, 0 डिग्री से नीचे वाले साउथ। इसका जो आधार है, वो डेवलप्ड कंट्रीज है। क्या है? डेवलप्ड कंट्रीज है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के आधार पे इनको बांटा गया है। जैसे कि कनाडा और यूएसए, ये दोनों डेवलप्ड है। मेक्सिको डेवलपिंग है। तो वो देखो लाल कलर में आपको दिख रहा है, जितने भी लाल कलर वाले यहाँ दिख रहे हैं, वो साउथ वर्ल्ड है, डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील देश है। जबकि नॉर्थ वर्ल्ड है, वो ब्लू कलर में दिखा रखा है, जिसमें यूरोपियन और कनाडा, यूएसए और रूस, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया साउथ में होते हुए भी नॉर्थ वर्ल्ड में आता है। तो ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, तो इसमें क्या मोस्टली ऊपर फॉल कर रहे हैं, इस हिसाब से इनको नॉर्थ कहा गया। तो इस हिसाब से ये जो डेवलपिंग कंट्री है, वो साउथ वर्ल्ड है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के आधार पे हम ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ बोलते हैं। इसको ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ भी बोला जाता है। तो ये अंकटाड का जो क्लासिफिकेशन है इकोनॉमी का, ग्लोबल नॉर्थ, इसमें जो लीजेंड में लिखा हुआ है, आपको नहीं दिख रहा होगा, तो अंकटाड ने क्लासिफाई किया है इकोनॉमीज को। डेवलप्ड इकोनॉमी को ग्लोबल नॉर्थ बोला है और डेवलपिंग इकोनॉमीज को ग्लोबल साउथ बोला है। ठीक है? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आप देख पा रहे होंगे, वो दोनों इसमें ग्लोबल नॉर्थ में फॉल करते हैं। तो ये उत्तर-दक्षिण विभाजन है वर्ल्ड का तीसरा।
तीसरे वाले में कुछ एक्टिविटीज़ लिखी हुई है, टाइप ऑफ इकोनॉमी लिखी हुई है और साथ में उनकी विशेषताएँ लिखी हुई है, कैरेक्टरिस्टिक लिखी हुई है। पहली है सबसिस्टेंस, जीविका आधारित। सबसिस्टेंस का अर्थ है कि हमारा जो जीवन चलाने के लिए हम उसको कर रहे हैं। जैसे कोई खेती-बाड़ी करता है, उसको जीवन यापन करता है, कोई सरप्लस वो कुछ नहीं कर पाता है, उसका गुज़ारा चले, गुज़र-बसर कर सके, वैसे उसको सबसिस्टेंस बोलते हैं। दूसरा कॉमर्शियल है, तीसरा इंटेंसिव सबसिस्टेंस है, चौथा एक्सटेंसिव सबसिस्टेंस। अब एक्सटेंसिव सबसिस्टेंस हमने एग्रीकल्चर जियोग्राफी में भी देखा था। एक्सटेंसिव सब जो है, उसके अंतर्गत लेबर कम होता है, ज़मीन बहुत ज़्यादा होती है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, पर कैपिटा प्रोडक्शन कम होता है। पर हेक्टेयर प्रोडक्शन है, वो कम होता है। जबकि इंटेंसिव होती है, वहाँ लेबर बहुत ज़्यादा होते हैं, ज़मीन बहुत कम होती है, तो कैपिटा पर कैपिटा क्या है? पर कैपिटा जो प्रोडक्शन हो रहा है, वो कम होगा क्योंकि ज़्यादा आदमी हैं। जबकि पर हेक्टेयर उत्पादन है बहुत ही उससे ज़्यादा है उसके कंपेयर में। इसकी वजह है कि ये इंटेंसिव है, बहुत सारे लेबर उसमें लगे हुए रहते हैं। तो यहाँ पे अ अ, ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसको अगर हम सॉल्व करें, तो जैसे कि सबसिस्टेंस, लिटिल एक्सचेंज ऑफ गुड्स, गुज़र-बसर करने वाला व्यक्ति बहुत ही कम मात्रा में लेके आता है, सारा खुद ही उगाता है, अपनी अनाज खुद उगाता है, तिलहन के लिए अ, जो ऑयल सीड्स है, वो भी खुद उगाता है, जितने भी है वो खुद ही करता है, बहुत ही कम नमक, मिर्ची जो बाहर से बाज़ार से ले आता है, ओनली द लिमिटेड नीड्स फॉर मार्केट, लिमिटेड नीड है उसकी। ऐसा जैसे पश्चिमी राजस्थान में हम बचपन में थे तो मतलब बहुत ही कम मार्केट जाने का होता था। महीने या 2 महीने या फिर हो सकता है 6 महीने में ही एक बार सामान लेके आते थे, मेला लगता था उससे एक सामान लेके आते थे। इसके अलावा सारा खेत से ही होता था, यानी कि अनाज के रूप में बाजरा खा लेते थे और जो दालों के रूप में मूँग, मोठ, ग्वारफली की सब्जी वगैरह खाते थे। और उन्हीं फसलों से चारा भी हो जाता था, बाजरे का चारा हो जाता था उसके और ग्वार का चारा हो जाता था, मूँग-मोठ की जो फलियाँ होती थी उनका चारा बन जाता था। तो ये चारा पशुओं के लिए हो जाता था, पशुओं से वो दूध निकाल लेते थे, दूध से दही बना लेते थे, दही से घी बना लेते थे और दही से छाछ भी बन जाती थी। इस तरीके से पूरा सेल्फ सस्टेनेबल एक स्ट्रक्चर था। मार्केट की बहुत ही कम आवश्यकता होती थी। तो पूरे साल का एक तो नमक क कट्टा लेके आते थे, पूरा कट्टा लेके आ जाते थे। इसके अलावा कुछ मिर्ची वगैरह जो वहाँ होती थी नहीं वो लेके आते थे। तिलहन के लिए तिल लगाते थे, सीसम और सीसम लगा के उसकी घानी निकलवाते थे और वो घानी पूरे साल चलती थी। उसी से ही आप बालों पे लगाना है तो भी वही है और तड़का देना है यानी कि सब्ज़ी बनानी है तो भी वही है। इस तरह का सेल्फ सस्टेनेबल सब्सिस्टेंस का ये एक बहुत ही बेहतर एग्ज़ाम्पल आपको क्योंकि मार्केट भी बहुत कम हुआ करते थे। तो ए का फोर्थ करें, तो ए का फोर्थ सब्सिस्टेंस तो ये हमारा उत्तर हो गया। फिर भी और देखते हैं कमर्शियल क्या है? कमर्शियल है अ, बी का पहला मार्केट कंपटीशन एज़ द प्राइमरी फोर्स टू शेप प्रोडक्शन पैटर्न। मार्केट की तरफ है, कमर्शियल मतलब पूरा मार्केट की तरफ, ये हो गया। फिर 2 आए हैं इंटेंसिव और तो सी का इंटेंसिव मतलब सेल्फ सफिशिएंसी, हाई प्रोडक्शन, हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। जहां पॉपुलेशन ज्यादा है तो लेबर ज्यादा होंगे। अभी मैं एग्जांपल बता रहा था, भारत का जो डेल्टा रीजन है, गंगेटिक प्लेन्स रीजन है, इसमें कौन सी एग्रीकल्चर की जाती है? गहन कृषि की जाती है। इंटेंसिव मतलब गहन कृषि की जाती है। तो इंटेंसिव सबसिस्टेंस में गहन कृषि है। हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, तो सी का थर्ड। और एक्सटेंसिव में लो प्रोडक्शन, लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। लो प्रोडक्शन ये जो बयां कर रहा है कि एक्सटेंसिव है, लो प्रोडक्शन पर कैपिटा है, हालांकि इसने पूरा लिखा नहीं है, कम उत्पादन पर कैपिटा है। सॉरी जो लो प्रोडक्शन मतलब पर हेक्टेयर है, ये लो प्रोडक्शन बता रहा है वो पर हेक्टेयर है, ये हाई प्रोडक्शन बता रहा है पर हेक्टेयर है। ये यील्ड बता रहा है, यील्ड बता रहा है, तो वो यील्ड है वो, ये लो प्रोडक्शन पर हेक्टेयर है और वो हाई प्रोडक्शन पर हेक्टेयर है। हमें पॉपुलेशन की तरफ ध्यान देना है, तो उससे कई बार हो सकता है कि उस सवाल में कि ये पूरा नहीं लिखा है, तो आप उसकी स्ट्रक्चर देखो कि वहाँ लो डेंसिटी है, हाई डेंसिटी, उससे ही जहाँ हाई डेंसिटी होगी वहाँ इंटेंसिव एग्रीकल्चर होगा।
नो डाउट। तो डी का सेकंड हो गया, ये हमारा आंसर हो। अगला, अगले वाले में कुछ कथन और कारण दिए हुए हैं, असर्टेशन एंड रीजन दिए। द प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इज इंक्रीजिंग वर्ल्ड ओवर। परमाणु ऊर्जा का उत्पादन बढ़ रहा है, भारत भी कई नए न्यूक्लियर पावर प्लांट है उनको लगाने की कोशिश कर रहा है, या जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं उनकी क्षमता बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, उनमें यूनिट्स बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो ये इस जो परमाणु ऊर्जा को क्लीन एनर्जी कहा जाता है। याद रखना, ये न्यूक्लियर एनर्जी है वो रिन्यूएबल एनर्जी में नहीं आती है, नवीनीकरण ऊर्जा में नहीं आती है, ये क्लीन एनर्जी में आती है। हालांकि ये थोड़ी खतरनाक तो होती है। हमने बहुत सारे डिजास्टर भी देखे हैं। फुकुशिमा डिजास्टर इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है। 2011 की सुनामी जो आई थी जापान में, तो फुकुशिमा डिजास्टर हुआ था और उससे रेडिएशन के खतरे भी बहुत होते हैं। वहां पे जो काम करने वाले लोग हैं उन वो भी उस जो न्यूक्लियर एक्सपोजर है उसका, न्यूक्लियर जो रेडिएशन का एक्सपोजर है उसका शिकार हो सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा सावधानी पूर्वक करना पड़ता है। बट ये क्लीन एनर्जी में आती है क्योंकि बहुत ही लिटिल मात्रा में कुछ जो इसका बस में राख बचती है, उसको क्या है बहुत ही गहराई में दबा दिया जाता है और इस तरीके से ये क्लीन एनर्जी है। ज़्यादा प्रदूषण नहीं होता है इससे। तो ये पहला कथन सही है। हेवी कॉस्ट आर इन्वॉल्व्ड इन द जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी लगाना तो हम भी चाहते हैं बहुत सारा लगाएँ, पर उसमें बहुत ही ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ज़्यादा कॉस्ट है, लगाने का जो ज़्यादा है, जनरेट करने का जो कॉस्ट है वो थोड़ा-सा हेवी है। ये दोनों कथन सही है। दोनों सही है, पर ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि ये इंक्रीज़ कर रही है और ये महँगी है, तो महँगी है तो इंक्रीज़ कर रही है, ये तो कोई कॉन्ट्रास्ट बात है। तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो 2 नंबर राइट हो गया। अगला, अकॉर्डिंग टू रिकार्डियन मॉडल, रिकार्डो के मॉडल के अनुसार, द नीड फॉर ट्रेड अराइजेज ड्यू टू डिफरेंसेस इन द टेक्नोलॉजी और नेचुरल रिसोर्सेज। रिकार्डो के मॉडल के अनुसार प्रौद्योगिकी या प्राकृतिक संसाधनों में अंतर के कारण व्यापार की आवश्यकता उत्पन्न होती है। रिकार्डो रिकार्डो थे वो एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने बहुत सारे चीजों पे काम किया था और इकोनॉमिक रेंट जो शब्दावली है इन्होंने दी थी। इकोनॉमिक रेंट, आर्थिक लगान। इसी आर्थिक लगान को हमारे वॉन थ्यूनेन जो कि जियोग्राफर थे, इन्होंने एग्रीकल्चर लोकेशन में एज ए लोकेशन रेंट के रूप में यूज किया। आगे जाके अलोन्सो ने बिड रेंट थ्योरी के रूप में बिड रेंट यूज किया। तो ये सारा इन्हीं से प्रभावित था। इसके अलावा हम रिकार्डो को पॉपुलेशन की थ्योरी में देखते हैं, तो उन्होंने वेजेज के ऊपर जो बात की और किस तरीके से इकोनॉमी है वो पॉपुलेशन ग्रोथ करवाती है, ये उन्होंने बताया था। ये रिकार्डो का जो नॉर्मेटिव मॉडल था पॉपुलेशन वाला, उसके बारे में हमने पॉपुलेशन जियोग्राफी में बात की। इसके अलावा ये बोलते हैं कि अब ये जो एक्सचेंज हो रहा है, ट्रेड होता क्यों है? ट्रेड का रीजन क्या है? अब मान लो कि आपके पास सारी चीजें हैं और मेरे पास भी सारी चीजें हैं। मैं आपके पास क्यों आऊंगा और आप मेरे पास क्यों आओ? हमारे पास कोई कुछ सरप्लस हो और किसी चीज की कोई कमी हो, तभी हम एक दूसरे के पास आएंगे। ये डिफरेंसेस होंगे, तभी हमें एक दूसरे की नीड होगी, एक दूसरे की संपूरकता होगी। जैसे उलमैन ने बोला था, उलमैन ने जो स्पेशल इंटरेक्शन की बात की थी, तो उन्होंने जो यही बोला था कि आपकी संपूरकता है, आप एक दूसरे पे जो निर्भरता है, तभी आप आओगे। यही बात रिकार्डो ने कही है। रिकार्डो के मॉडल के अनुसार टेक्नोलॉजी या नेचुरल रिसोर्सेज, किसी के पास टेक्नोलॉजी अच्छी है, जापान के पास रिसोर्सेज कम है, टेक्नोलॉजी अच्छी है, तो हो रहा है। और किसी के पास नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा है, किसी के पास वो कम है, तो हम उनसे इंपोर्ट करेंगे। और किसी के पास कम है, हमारे पास ज्यादा है तो हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो इसी तरीके तो ट्रेड चालू होगा। ये बात बेसिक है और इकोनॉमिक्स के बेस में बताई गई है, तो ये रिकार्डो ने भी बताई। जापान का अपना कोई तेल भंडार नहीं। अब मैं बात ही जापान की कर रहा था, दूसरा कथन मैंने देखा नहीं है, फिर भी जापान का ही एग्जांपल आया है। येट इट इट्स अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ ऑयल। अब टेक्नोलॉजी अच्छी है, इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, बट ये काफी कंज्यूम बहुत करता है। तो जापान है। ये दोनों ये सही है, दोनों कथन सही है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी, अगला सवाल है, आर नॉट टाइड टू रिसोर्सेज। जो पहला सवाल आया था तब मैंने कहा था सीधे नेचुरल रिसोर्सेज से जुड़ने वाले प्राइमरी है, और ये नॉट टाइड टू रिसोर्सेज अफेक्टेड बाय द एनवायरमेंट और नेसेसरली लोकलाइज्ड बाय मार्केट। तो इनमें से जो कौन सी एक्टिविटी है जो ना तो सीधे तौर पे रिसोर्सेज से जुड़ी हुई है
और अफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट और नेसेसरी लोकलाइज्ड बाय मार्केट। अब सीधे रिसोर्सेज से, नेचुरल रिसोर्सेज जुड़े हुए हो तो प्राइमरी हो, और सेकेंडरी है वो रॉ मटेरियल के प्रोसेसिंग से जुड़ी हुई है, वहां पे भी रिसोर्सेज काम आ रहे हैं। तो ये दोनों से, मतलब रिसोर्सेज से तो कोई लेना देना नहीं है। अफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट से भी कोई उनका अफेक्शन नहीं हो, मतलब वो प्रभावित नहीं करता है, पर्यावरण भी उनको प्रभावित नहीं करता है। या फिर मार्केट है, मार्केट भी उसको प्रभावित नहीं करे, तो मार्केट टर्सरी एक्टिविटी में हम लेते हैं ट्रेड, ट्रेड लेते हैं, रिटेल, होलसेल। तो ये जो ट्रेड वाला जो है, व्यापार है, या फिर हम खरीद बेच रहे हैं, ये सारा टर्सरी में है, और उसमें मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी नहीं हो रहा है। तो कौन सी एक्टिविटी, प्राइमरी, सेकेंडरी? हैवी इंडस्ट्री अपने आप में खुद ही सेकेंडरी है, ये तो खुद ही सेकेंडरी है, तो बचा कौन सा? और टर्सरी भी इसने लिखा नहीं है, तो ऑप्शन हो गया क्वार्टरनरी एक्टिविटी। अगला, अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ परसेंट शेयर इन एक्सपोर्ट्स ऑफ कॉमर्शियल सर्विसेज इन द वर्ल्ड। अब ये क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, और कॉमर्शियल सर्विसेज के एक्सपोर्ट के हिसाब से जमाना है। सबसे बड़ा कॉमर्शियल सर्विसेज का एक्सपोर्टर होता है यूएसए। क्या होता है? कॉमर्शियल सर्विसेज का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, वो कौन है? यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। सीधा सवाल पूछा हुआ भी है और आए तो वो, अब देखो हम जितनी भी सर्विसेज ले रहे हैं, भले ही कॉमर्शियल सर्विसेज में वो भले ही माइक्रोसॉफ्ट हो, भले ही एप्पल हो, ये सारी की सारी जो जितने भी टेक बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो सारी वही हैं, तो उनके सॉफ्टवेयर वगैरह हम यूज करते हैं। तो ये जो कॉमर्शियल सर्विसेज है, गूगल है, वो सारे के सारे ऑफिसेज भी वही हैं, तो वहीं से वो एक्सपोर्ट कर रहा है, वो वहीं से बैठा बैठा कमा रहा है। मैं यूट्यूब से कर रहा हूं, तो यूट्यूब से जो भी इनकम आ रही है उसका 45% कौन ले लेता है? 45% ले लेता है यूट्यूब, 55% मुझे मिलता है। तो हर यूट्यूबर की कमाई कहाँ जा रही है? वहां जा रही है। तो ये भी एक तरह का कॉमर्शियल एक्सपोर्ट है, कॉमर्शियल सर्विसेज का एक्सपोर्ट है। अब इन ऑप्शन में देखें, ब्राजील, नीदरलैंड, थाईलैंड और यूके। अब ये 4 देश दिए गए हैं। इन 4 देशों में देखें तो सबसे वही यूएसए तो है। अब इनमें हम देखें कि ज्यादा पावरफुल और ज्यादा वेल डेवलप्ड कंट्री कौन सी है, तो ब्राजील है और थाईलैंड है। ये दोनों डेवलपिंग कंट्री हैं। डेवलप्ड कंट्री की बात की तो नीदरलैंड और यूके है। अब नीदरलैंड यूके में से भी हम कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा पावरफुल यूके होगा। यूनाइटेड किंगडम की जो इकोनॉमी है, आप इकोनॉमी की साइज देखिए, यूके यूके टॉप 5 इकोनॉमी में शायद आती है, टॉप 5 या 6 में आती है। तो यूके आती है टॉप 5 इकोनॉमी, इकोनॉमी की साइज के हिसाब से देखें तो यूके सबसे ज्यादा वाला इंक्रीजिंग ऑर्डर है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर है, तो डी सबसे पहले आएगा। डी है मतलब सबसे लास्ट में आएगा। ये हमारा हमको क्लियरली पता चल गया। और दूसरा कहा कि डेवलपिंग और कौन है? नीदरलैंड है। तो भाई इससे कम वाला ये नीदरलैंड हो गया। अब हमें डेवलपिंग 2 है, बट उसका जरूरत ही नहीं है, मुझे नहीं पता है, फिर भी मैंने इसको सॉल्व कर लिया है। जस्ट दिमाग लगाना है। कई बार हम सोचते हैं कि सारे फैक्ट याद करने से, अरे कि ये तो एक्सपोर्ट कैसे याद करते, मैंने एक लॉजिक लगाया, 2 डेवलप्ड और 2 डेवलपिंग कंट्री में बांटा। फिर उसमें इकोनॉमी की साइज देखी, नीदरलैंड से पावरफुल यूके है। इंग्लैंड का पहले से बोलबाला रहा है, इंग्लैंड के बहुत सारे उपनिवेश रहे हैं, कॉलोनियां रही है, पहले से इकोनॉमी उसका इंडस्ट्रियल जो रिवॉल्यूशन है, औद्योगिक क्रांति भी सब पहले हुई है वहां पे, तो ऑब्वियसली उसकी इकोनॉमी की साइज पहले होगी। जो अर्ली एडवांटेज में रहता है उसको एडवांटेज रहता है। तो ये 7वें का दूसरा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक जीवन में सुधार करने, उनका इकोनॉमिक लाइफ है उनको इंप्रूव करना, पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करना, एनवायरमेंट पॉल्यूशन को रिड्यूस करना, आत्मनिर्भरता में वृद्धि करना, सेल्फ रिलायंस को एनहांस करना एंड रिड्यूस प्रेशर ऑन फ्यूल वुड। और लकड़ी जो, अब उनका ईंधन क्या है? ईंधन है फ्यूल वुड। तो इसको कम करने में कौन सी सहायक है? ज्वारीय ऊर्जा। अब हर गांव में टाइड आए ये तो जरूरी नहीं है। फिर जियोथर्मल एनर्जी, ये भी लिमिटेड जगह पे ही हम भारत में देखते हैं, तो कहाँ है? भारत में पुग्गा वैली है, मणिकर्णम है,
ताता पानी है, गिनी-चुनी जगह है वहाँ पे जियोथर्मल मिलेगा, ये भी नहीं। न्यूक्लियर एनर्जी गाँव में सारे क्या न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाओगे, बहुत ही महँगा है, अभी हमने बात ही की। बचा एक ही ऑप्शन है जैव ऊर्जा, बायो एनर्जी हर गाँव में की जा सकती है। गाँव वाले खेती और पशुपालन पे सीधे निर्भर है, तो पशुओं का गोबर, बायो वेस्ट इन सबको मिला के हम बायो एनर्जी बना सकते हैं और बायो एनर्जी से उनकी फ्यूल की ज़रूरतें पूरी हो सकती है, उनकी इलेक्ट्रिसिटी की भी ज़रूरतें पूरी हो सकती है। ऐसा पॉसिबल है। तो बायो एनर्जी बना सकते हैं, गोबर गैस बना सकते हैं, बहुत सारी ये चीज़ें करके हम जो एनवायरनमेंट पॉल्यूशन है, लकड़ियाँ जब जलती है तो प्रदूषण करती है, उसको भी कम कर सकते हैं। अगला, अगले सवाल में पूछा गया है नॉन रिन्यूएबल नहीं है, तो रिन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल नहीं है मतलब रिन्यूएबल है, सोलर एनर्जी इसमें सबसे बड़ा रिन्यूएबल है। ये एकदम रिन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल नहीं है, तो रिन्यूएबल है, यानी कि ये सोलर एनर्जी है। फॉसिल फ्यूल, कोयला, पेट्रोलियम, ये गैस है, तो ये फॉसिल फ्यूल है। तो ये कोयला, पेट्रोलियम जो है फॉसिल फ्यूल है, तो इनको जलाएँगे तो खत्म हो जाएँगे, डिप्लेट हो जाएँगे और जो डिप्लेट हो जाएगा वो रिन्यूएबल कैसे हो सकता है? तो पेस्ट प्लांट, फॉसिल फ्यूल, इसमें जो सबसे ज़्यादा रिन्यूएबल है वो सोलर एनर्जी है। हर पदार्थ की एक रिन्यूएबिलिटी होती है। कुछ हो सकता है कि कहे कि पौधे भी रिन्यूएबल है, हो सकता है, मे बी पॉसिबल, बट रिन्यूएबिलिटी इसकी ज़्यादा है, सौर एनर्जी की ज़्यादा है। ऐसे तो कभी सूरज भी खत्म हो जाएगा, तारा है ये भी तो, तारा तो खत्म होगा कभी न कभी, पर वो करोड़ों अरबों साल में होगा। तो अरबों साल किसने देखे हैं? तो रिन्यूएबल तो है, पर वो बहुत ज़्यादा, मतलब ये वहाँ तक, उस हद तक ही रिन्यूएबल है। और ये हम पौधे आज खत्म करें, कल खत्म हो जाए, ऐसा हो सकता है। तो ये कितने करेंगे इस हिसाब से। तो सोलर एनर्जी। अगला, अगले सवाल में उत्तरवर्ती वैश्वीकरण काल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विषय में क्या सही नहीं है? पोस्ट ग्लोबलाइजेशन फेज आया तो ग्लोबलाइजेशन का फेज था। 80 और 90 का दशक हो जो था वो ग्लोबलाइजेशन का फेज था। अब इसके बाद में पोस्ट ग्लोबलाइजेशन आया। तो 80 और 90 का दशक है वो ग्लोबलाइजेशन का हो गया। उसके बाद का दौर है वो पोस्ट ग्लोबलाइजेशन का दौर है, उत्तर वैश्वीकरण का दौर है। भारत में भी 90 का जो दशक था, वो हमारा ग्लोबलाइजेशन का फेज़ था। हमने एलपीजी रिफॉर्म्स किए, लिबरलाइजेशन किया, प्राइवेटाइजेशन किया, ग्लोबलाइजेशन किया और ये समय की ज़रूरत भी थी, तो ये सब हमने किया। उसके बाद के दौर में क्या हुआ है, इन कथनों पे विचार करना है और बताना है कि नॉट ट्रू, 3 करेक्ट है और 1 करेक्ट नहीं है, नॉट ट्रू, सही नहीं है। इट हैज़ एनहांस्ड द स्पेशल इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, इसने विश्व अर्थव्यवस्था की स्थानिक समाकलन को प्रोत्साहित किया है। ठीक है, हम देखते हैं, हम चारों पढ़ेंगे तो उसमें से जो बेस्ट होगा वो चूज़ करेंगे। पहला हमने पढ़ा है, ठीक है, अभी हमने इसको माइंड में नहीं लेना है। रोल ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इन फैसिलिटेशन ऑफ ट्रेड हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट। ट्रेड को बढ़ाने में टेक्नोलॉजी का सहारा बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आप सामान खरीद रहे हो आज अमेज़न और फ्लिपकार्ट, ये बहुत बड़ी वॉलमार्ट और जो अमेज़न जो कंपनीज़ हैं, इन्होंने हर देश में पाँव पसार लिए हैं। ऐसा क्यों हुआ है? टेक्नोलॉजी की वजह से। उनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है। तो अच्छे टेक्नोलॉजी की वजह से उनका जो शिपिंग का भी जो ट्रैकिंग है, वो बहुत ही एकदम स्मूथ है। हर चीज़ को वो ट्रैक कर रहे हैं कि आपका आइटम कहाँ जा रहा है, कब डिलीवर होगा, एकदम वेल ऑन टाइम, वेल ऑन डेट जा रहा है। तो ये सब टेक्नोलॉजी की मदद से पॉसिबल है। तो ये टेक्नोलॉजी मदद कर रही है, ये भी सही है। रीजनल कंपैरेटिव एडवांटेज इज़ ऑन द डिक्लाइन। चलो इसको भी देखते हैं। रीजनल जो कंपैरेटिव एडवांटेज है, वो डिक्लाइन पे है, देखते हैं। द एबिलिटी ऑफ ए The ability of a country to compete in international trade and the economy is highly dependent on the transport system. अभी मैं बात ही कर रहा था, लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेड में। जो रीजनल डोमेस्टिक में भी होता है तो विदेशों के हिसाब से भी होता है। एज वेल एज ट्रेड फैसिलिटेशन फ्रेमवर्क, तो ट्रांसपोर्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये सही है। दूसरा कथन भी सही है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं। इनमें से कौन-सा गलत हो सकता है? एक सही है, एक गलत है। हमें सोचना है। ये सब ऐसे क्वेश्चन होते हैं, इनको विवेक से थोड़ा-सा अपने कॉमन सेंस से अपना दिमाग लगा के करना होता है। कोई इसमें वो पढ़ा ही गया, ये सीधा पढ़ाया गया, ऐसा कोई नहीं पढ़ा सकता इनको। ये सारी चीज़ें हम देखो, मैं आपको अ, एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, रियल लाइफ़ के, उसी से ही हो रहे हैं।
इट हैज अनाउंस द स्पेशल इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, विश्व अर्थव्यवस्था के स्थानिक समाकलन को पहले क्या था, सारे कंट्री आइसोलेटेड थे, सारे आइसोलेटेड थे, और अब धीरे धीरे हम क्या हो रहे हैं, इंटीग्रेट हो रहे हैं, एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं, और ये सब ग्लोबलाइजेशन से हुआ। हम पहले क्या थे, पहले अलग थे। पहले भारत है ज्यादा ट्रेड में इतना वो करता नहीं था, और ना तो दूसरों को आने देता था यहाँ पे। आपकी किताबों के आप देखोगे तो मैग्रा, टाटा मैग्रा हिल का पब्लिकेशन आता था, आज आपका मैग्रा हिल का पब्लिकेशन आ रहा है। पहले आप टीवी की डिश देखोगे तो टाटा स्काई आ रही थी, आज ओनली टाटा प्ले आ रही, अलग हो गई, टाटा स्काई के साथ में हमने जुड़ना किया था। पहले आपकी बाइक हीरो और होंडा आ रही थी, हीरो और होंडा का टाई अप, होंडा जापानीज कंपनी है, उसके साथ था, आज हीरो अलग है, होंडा अलग है। तो हम दूसरी कंपनियों को आने नहीं दे रहे थे, आई तब भी हमने क्या किया, उनमें एफडीआई की लिमिट लगा दी, और एफडीआई की लिमिट थी, अब हमने एफडीआई को खोल दिया है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो कोरियन कंपनी यहाँ इन्वेस्ट कर रही है, जापानीज कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, यूएसए की एप्पल ने यहाँ पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खोल दी है। इस बार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की वजह से विदेशों में हमारे यहाँ से एप्पल के फोन गए हैं, तो इस वजह से काफी बूस्ट मिला है एक्सपोर्ट्स में भी। तो ये सब क्या है, स्पेशल इंटीग्रेशन को बढ़ावा दे रहा है, ये भी सही है। तो रीजनल कंपेरेटिव एडवांटेज इज ऑन द डिक्लाइन, कंपेरेटिव एडवांटेज आज भी है, किसी को किसी रीजन को टेक्नोलॉजी की वजह से है, किसी को रिसोर्सेज की वजह से है, किसी को किसी और वजह से है, तो वो डिक्लाइन नहीं है, कंपेरेटिव एडवांटेज बढ़ता जा रहा है। अमीर देशों को थोड़ा और ज्यादा फायदा हो रहा है, ये मजे की बात है। जो डेवलप्ड कंट्री है उनको ज्यादा फायदा हो रहा है, डेवलपिंग कंट्री रिसोर्सेज होते हुए भी ज्यादा कुछ कर नहीं पा रही है, तो कंपेरेटिव एडवांटेज है वो बढ़ता जा रहा है। तो तीसरा ऑप्शन गलत है, तीसरा ऑप्शन गलत है। अगला, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में 3 पूर्ण स्पष्ट दौर है। There are 3 well-defined phases on international trade. The second phase, which is market with mobility of factors of production, remained in focus during. अब इसमें 3 दौर है, उसमें से जो सेकंड फेज है, तो सेकंड फेज कौन सा है, 60s और 70s का जो है, ये सेकंड दौर है। इसमें क्या था, इससे पहले था बिल्कुल ही आइसोलेटेड था, बिल्कुल ही आइसोलेटेड वर्ल्ड था। तो देयर आर 3 वेल डिफाइंड फेजेज है इंटरनेशनल ट्रेड के। सेकंड फेज है व्हिच इज मार्केट विद मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिमेन्ड इन फोकस। में मार्केट विद मोबिलिटी फैक्टर था, मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन था, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसी वजह से हमारा जो एक तरह से ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा मिला है। इससे पहले हम थोड़े से अलग थे, कुछ संस्थाएं थी, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, और इसके अलावा जो डब्ल्यूटीओ 1995 में बना। हालांकि जो डब्ल्यूटीओ ने जो टैरिफ था उसको रिप्लेस किया है, इसको रिप्लेस किया, सॉरी, टैरिफ जो इसको बोलते हैं, इसको गेट को, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, इसको रिप्लेस किया था। तो ये 3 चीजें थी, इन्होंने थोड़ा सा, इनकी वजह से क्या है, 60s और 70s के ये दौर में जो वेल डिफाइंड फेज है इंटरनेशनल ट्रेड का, ये सेकंड फेज है। इससे पहले वाला, इससे पहले वाला और बाद वाला, जो 70s के बाद वाला ग्लोबलाइजेशन को स्पष्ट देखने को मिल रहा है। तो ये ग्लोबलाइजेशन उसके बाद में बढ़ गया है। देखो 60s और 70s है, फिर 80s 90s में बोल रहा हूँ ग्लोबलाइजेशन का बढ़ गया है, तो वहां पे ट्रेड थोड़ा इंप्रूव हुआ है, ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा तो ट्रेड बढ़ेगा। और ये वाला है जिसमें क्या है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में दूसरा दौर है जो उत्पादन के कारकों की गतिशीलता, जो प्रोडक्शन के फैक्टर्स की मोबिलिटी पे ध्यान दे रहा है। इसके अलावा अगला सवाल, अगले सवाल में पूछा गया, ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन इज concomitant to the globalization of trade as one can't function without the other। उत्पादन का वैश्वीकरण व्यापार के वैश्वीकरण का सहवर्ती है, क्योंकि एक दूसरे के बिना कार्य नहीं कर सकते। ग्लोबलाइजेशन है प्रोडक्शन का, और साथ में किसका, ग्लोबलाइजेशन है ट्रेड का। ये दोनों क्या है, कॉन्कमिटेंट, मतलब एक तरह से दोनों एक साथ वाले हैं, जो ट्रेड का भी ग्लोबलाइजेशन, एक तरफ प्रोडक्शन का भी ग्लोबलाइजेशन, और ये एक दूसरे के बिना कार्य नहीं कर सकते। तो ट्रेड का ग्लोबलाइजेशन नहीं होगा या फिर प्रोडक्शन का ग्लोबलाइजेशन नहीं होगा, तो ये मतलब हम ये सरवाइव नहीं कर सकता है। ये लगभग लगभग मुझे
सही लग रहा है, क्योंकि दोनों ज़रूरी है, प्रोडक्शन भी ज़रूरी है और ट्रेड भी ज़रूरी है, दोनों का ग्लोबलाइज़ेशन ज़रूरी है। फिर दूसरी बात करें, स्केल, वॉल्यूम एंड एफिशिएंसी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड हैव ऑल कंटिन्यूड टू इंक्रीज सिंस द 1970s ड्यू टू ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ ग्लोबल स्पेस टाइम कन्वर्जेंस। 1970 के दशक के बाद से, अभी मैं 80-90 का दशक ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहा था, तो इसके बाद में स्केल बढ़ा है बहुत सारा, जैसे कि आप पहले गाड़ियां मंगा रहे थे 1000, अब 10,000 गाड़ियां मंगा रहे हैं। वॉल्यूम बढ़ा है, ट्रेड का वॉल्यूम बढ़ा है, एफिशिएंसी भी बढ़ी है, ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ है। ये सारा कुछ हुआ है, ये दोनों सही है और दोनों सही है, दोनों सही है। और इसका जो है उन्होंने माना है कि ये एक्सप्लेन भी कर रहा है कि ये दोनों ग्लोबलाइजेशन ऑफ ट्रेड भी ज़रूरी है, तो इसको ये एक्सप्लेन भी कर रहा है और ये एक दूसरे के बिना, तो ये दोनों को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, मुझे मतलब ऐसे क्वेश्चन होते हैं, कुछ थोड़े से सब्जेक्टिव होते हैं। इसका उन्होंने दोनों सही है, ये तो पता चल रहा है, तो इसको एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, थोड़ा-सा मुझे और ज़्यादा सोचना पड़ेगा। दक्षता में वृद्धि हुई है, ठीक है, एक अभी इसको मान ही लेते हैं हम, सही व्याख्या है, आप भी इसको सोच लेना। ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास। अगला अगला ग्लोबलाइजेशन रेजेस द डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस रिजल्टिंग इन लेसर कंट्रोल ओवर द डोमेस्टिक इकोनॉमी एंड लॉस ऑफ इकोनॉमिक सॉवरेनिटी। वैश्वीकरण स्वतंत्रता की मात्रा में वृद्धि करता है इंडिपेंडेंस की, जिसका परिणाम घरेलू अर्थव्यवस्था पर अधिक कम नियंत्रण, लेसर कंट्रोल ओवर द डोमेस्टिक इकोनॉमी एंड लॉस ऑफ इकोनॉमिक सॉवरेनिटी। इकोनॉमिक सॉवरेनिटी है, उसमें भी लॉस के रूप में देखने को मिलता है। हम पहले देखो इकोनॉमिक सॉवरेनिटी थी हमारे पास, हम बहुत सारी चीज़ों पे कंट्रोल था, डोमेस्टिक चीज़ों पे कंट्रोल था, और जैसे ही हमने बाज़ार खोला विदेशों का, अब डोमेस्टिक और बाहर वालों पे हम कंट्रोल नहीं रख सकते हैं, कंट्रोल नहीं है, और इसके साथ-साथ इकोनॉमिक जो सॉवरेनिटी है वो हमने खो दी है। हम दूसरा देश आज यूएसए है, वो कहीं पे टैरिफ वॉर कर रहा है, तो उसका सीधा असर हमें देखने को मिल रहा है। तो ये इकोनॉमिक सॉवरेनिटी खोने का ही नतीजा है। और ये सब ज़रूरत थी, बट इसमें ये खतरा भी है, तो ये पहला कथन सही है। दूसरा, वैश्वीकरण उपभोग संस्कृति को प्रोत्साहित करता है। ग्लोबलाइजेशन क्या करता है? प्रमोट करता है कंजप्शन कल्चर को। पहले हमारी लिमिटेड आवश्यकताएँ थी, घर था, परिवार था, तो हम कुछ नहीं था, लकड़ी से खाना बना देते थे, मिट्टी के ही बर्तन हुआ करते थे हमारे पास, लोकल मटेरियल से कुछ हमारे फर्नीचर हो जाते थे। इसके अलावा हम बाहर से कुछ भी नहीं लेते थे। आज घरों के अंदर हर चीज़ आ गई है। एयर कंडीशनर से लेके, टेलीविज़न से लेके, वॉशिंग मशीन से लेके, माइक्रोवेव ओवन से लेके, बहुत सारी चीज़ें, मतलब टीवी, कंप्यूटर्स, चीज़ों का क्या है, कंज़म्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले भी कपड़े वग़ैरह भी लोग लिमिटेड खरीदते थे, लोकल दर्जी से मतलब बनवाते थे, और मिलों के कपड़े यूज़ करते थे। और आज रेडीमेड कपड़े आ गए हैं, शर्ट से बाज़ार से निकले और इधर से पहन के वापस से आ गए। तो ये जो कंज़म्पशन कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर है, वो बढ़ा है ग्लोबलाइज़ेशन के साथ में, एंड दैट मे नॉट बी इन कंसोनेंस विद द लाइफ़स्टाइल्स एंड वैल्यूज़ ऑफ द कंट्रीज़। अ, प्रमोट्स कंज़म्पशन कल्चर दैट मे नॉट बी इन, अ, जो सभी देशों की जीवन शैली और मूल्यों के साथ संगत नहीं हो सकती। अब इंडियन कल्चर के साथ मेल खा रहा है क्या? हम कहते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति बर्बाद हो रही है, न हमारे ये वेस्टर्न आ गया है, तो सबके साथ मेल नहीं खाती है। बट हो तो रहा है। ये सत्य है कि ये और ज़्यादा होगा, कंज़म्पशन और ज़्यादा होगा, बट ये संगत नहीं हो सकती, ये दोनों सही है। और दोनों सही है, बट ये कोई इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, ये बढ़ रहा है और कम नियंत्रण वाली बात कर रहा है, ये अलग बात कर रहा है, ये दोनों अलग बातें कर रहे हैं। दोनों सही है अपने हिसाब से, पर ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। अगला 4 दी हुई है, प्राइमरी अभी मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था, मोती की खेती, पर्ल कल्चर का मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था पहले ही सवाल में, जो डायरेक्ट है। तो ये हो गया पर्ल कल्चर, ए का फोर्थ, ए का फोर्थ, ए का फोर्थ, एक से ही हो गया। सेकेंडरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी में अब जैसे मिट्टी खोदना क्या है? माइन कर रहे हो तो प्राइमरी है, पर उसी मिट्टी से आप ईंटें बना रहे हो, मतलब एक आपने फैक्ट्री खोल ली है, तो ये क्या है? सेकेंडरी है। ब्रिक मेकिंग
ईंट का निर्माण, ईंट का भट्टा क्या है? सेकेंडरी। टर्सरी, टर्सरी डाक सेवा, पोस्टल सर्विस है। ये बीमा बीमा हुआ, मतलब इंश्योरेंस हुआ, पोस्टल सर्विस हुई, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, ये सारी टर्सरी है। ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, ये सारा टर्सरी है। क्वाटरनरी, क्वाटरनरी अब कुछ चीज स्पेशलाइज हो जाए, जैसे इंफॉर्मेशन है, रिसर्च है, ये तो क्वाटरनरी। पर अब दो चीजें दी हुई है, पोस्टल सर्विस और सिंगिंग, में से टर्सरी कौन सी? क्वाटरनरी। पोस्टल सीधा टर्सरी। सिंगिंग बहुत ही स्पेशलाइज है, हालांकि इसको भी हम टर्सरी में ही रख सकते हैं, बट अब इनमें कंपेयर करेंगे तो ये क्या है? क्वाटरनरी है। तो कंपेयर रिलेटिव चीजों को देखें, ऐसा नहीं है कि यार सिंगिंग के क्वाटरनरी होगी, कहीं पे ये टर्सरी में भी मैच वाले ऑप्शन में आ जाए तो हो सकता है। तो इस बात को आपको स्टक नहीं होना है उस पॉइंट पे, कंपेयर करो, रिलेटिव चीजों को देखो। तो ये और राइट ऑप्शन हो गया, सिंगिंग है, इसमें क्वाटरनरी होगी। अगला, कुछ शहर दिए हुए हैं, उनके पास कुछ रिसोर्सेज है। कूलगार्डी और कालगुर्डी, ये दोनों के दोनों शहर है, वो ऑस्ट्रेलिया के शहर है। कूलगार्डी एंड कालगुर्डी। गोल्ड, गोल्ड रश, मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया की गोल्ड रश के बारे में बताया था। लोग मतलब एक तरह से पागल हो गए थे गोल्ड के पीछे और माइग्रेट कर रहे थे। तो ये गोल्ड रश पे कभी मैं इस पे एक वीडियो बनाऊंगा, मैंने आपको प्रॉमिस किया था गोल्ड रश पे। तो कालगुडी और कूलगार्डी, ये गोल्ड टाउन हो गए, अब भूतहा शहर हो गए, ज्यादा सोना निकाल लिया है, अब सोना रहा नहीं तो लोगों ने खाली कर दिया, घोस्ट टाउन बन गए हैं, भूतहा शहर बन गए हैं। तो ए का सेकंड, ए का सेकंड। अब सिंही भूम, हमारे भारत का सिंही भूम है। तो सिंही भूम में क्या मिलता है? तो सिंही भूम में मिलता है आयरन ओर। क्या मिलता है? आयरन ओर, लोह अयस्क मिलता है सिंही भूम में। सिंही भूम में क्या मिलता है? आयरन ओर मिलता है। तो अगर इससे देखें तो ये इससे सॉल्व हो गया। अब दो ऑप्शन और है, एक नोरेल्स के मिलता है निकल, और हरिकेन क्रीक में मिलता है जस्ता बॉक्साइट। हरिकेन क्रीक, हरिकेन ग्रीक में मिलता है जस्ट बॉक्साइट मिलता है। ये एक्चुअली बॉक्साइट है, तो बॉक्साइट में जस्ता नहीं लिखना, लो एस्क निकल सोना, बॉक्साइट में लिखना था। तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का एस में बॉक्साइट लिखना है। ये बॉक्साइट मिलता है हरिकेन ग्रीक के अंतर्गत। तो ये हो गया तीसरा 15 नंबर का आंसर हो गया सी। मछली पकड़ने की कौन सी विधियां सही है? अब ये ऐसा सवाल आया, प्राइमरी एक्टिविटी है मछली पकड़ना, इसको और ज्यादा कॉमर्शलाइज करो तो ये भी सेकेंडरी बन जाती है, ध्यान रखना। आपको इस तरीके से इसको करो तो ये सेकेंडरी भी बन जाती है, बहुत कॉमर्शियल लेवल पे की जाती है। कौन सी विधियों से मछली पकड़ते हैं? तो मछली जो पकड़ने का ट्रोलर्स आते हैं, उससे क्या करते हैं? ट्रोलर से क्या करते हैं? बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में मछली पकड़ी जाती है, ये मुझे मालूम है। बाकी मुझे किसी के बारे में कुछ मालूम नहीं है, मान लो मैं इसको दे रहा हूँ, तो आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे वीडियो देखे होंगे, आपने ज़रूर देखा होगा ये ट्रोलिंग मेथड। एक बहुत बड़ा जाल होता है, मतलब बहुत बड़ा जाल। उस बड़े जाल को पूरे से समुद्र में फैला देते हैं और किसी नाव या पूरी शिप के पीछे ऐसे करके रर्रर खींच देते हैं। और उसमें इतनी सारी मछलियाँ आ जाती हैं, इतनी सारी मछलियाँ आ जाती हैं, अनाप-शनाप मछलियाँ आ जाती हैं। ये ट्रोलिंग है। तो ये जो ट्रोलिंग से ऐसे करते हैं, तो ये डी पक्का है। अब इस डी को देखो, किसी और में डी है ही नहीं, एक में ही डी है, उससे हो गया। तो ये ऐसे कभी-कभी क्या है, सवाल कठिन देता है, ऑप्शन आसान देता है, और वो आपने आस-पास सुन रखे होंगे। तो ए है सीनिंग मेथड है, बी है ड्रिफ्टिंग है, और ये अ, डी है, वो है ट्रोलिंग मेथड है। तो 16 नंबर का जो राइट आंसर हो गया है, वो हो गया 2। बाकी अब हैरिंग मछली खुद होती है। हैरिंग क्या होती है? मछली का नाम है, वैसे हैरिंग खुद मछली का नाम है। तो ये मछली का नाम है और ये मछली पकड़ने की विधियां है, मेथड है। तो ई ई एलिमिनेट करो तो भी हो जाए। तो ये सब मतलब हेरिंग, हमने मतलब फालेसी वगैरह में रेड हेरिंग पढ़ा होगा। वो रेड हेरिंग वाला जो फालेसी है वो पढ़ी थी। तो उससे अगर याद आए कि हेरिंग मछली होती है, वो भी हो सकता है। अपने आस-पास अपने चक्षु है वो खुले रखो, ऑब्जर्वेशन स्किल्स थोड़ी-सी एनहांस करो तो चीज़ें अपने आप ही पेपर सॉल्व हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। आगे, कंट्री देश और उनके उत्पाद। 4 देश है, अफ़गानिस्तान है, ब्राज़ील है, घाना है, मलेशिया है।
ब्राजील सबसे बड़ा कॉफी का उत्पादक है। कॉफी कॉफी का जो नेटिव कहाँ का है, इथोपियन हाईलैंड से कॉफी आया था और बाबा बूदन हमारे इंडिया लेके आए थे। कर्नाटका इंडिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर स्टेट है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, वो है ब्राजील। ब्राजील में कॉफी के जो होते हैं कॉफी प्लांटेशन वाले जो फार्म्स होते हैं, उनको फेजेंडा कहा जाता है। ये भी सवाल पूछा जाता है, फेजेंडा कहा जाता है। तो ये हो गया बी का थर्ड ये ऑप्शन एक ही हुआ है, कॉफी से ही हमारा काम बन गया है। अब आते हैं अफगानिस्तान में क्या होता है। अफगानिस्तान काबुली वाला सुना है आपने, काबुली वाला स्टोरी सुनी होगी। अफगानिस्तान के ड्राई फ्रूट्स बहुत होते हैं। क्या होते हैं? ड्राई फ्रूट, सूखे मेवे है, वहां से बहुत आते हैं। सूखे मेवे, अखरोट वगैरह बहुत सारे जो है अफगानिस्तान एक्सपोर्ट करता है। तो अफगानिस्तान ए का फोर्थ, ये भी हो गया। घाना, घाना में होता है कोकोवा, चॉकलेट बनती है कोकोवा से। सबसे बड़ा देश है, 42% प्रोडक्शन करता है। आइवरी कोस्ट के पास ही घाना, नाइजीरिया, ये सारे जो देश है, ये यहाँ पे बहुत सारा कोकोआ होता है। उस कोकोआ से बनती है चॉकलेट। फिर आता है मलेशिया। मलेशिया नेचुरल रबड़ का एक प्रमुख उत्पादक है, नेचुरल रबड़ का। सिंथेटिक रबड़ चाइना करते हैं और ये नेचुरल रबड़ का उत्पादक है, वो है मलेशिया। तो ये आराम से सॉल्व हो गए। बहुत सारी चीजें बता रहा हूँ, कभी एग्रीकल्चर वाला इसमें लग रहा है, कभी इसमें लग रहा है। मेरे साथ ऐसे स्टोरीज भी सुनोगे ना, चीजें याद रहेगी। मैंने चॉकलेट की स्टोरी सुनाई, मैंने आपको कॉफी की स्टोरी सुनाई, मैंने आपको स्लेव्स की स्टोरी सुनाई। तो बहुत सारी चीजें हम ऐसे करेंगे, धीरे धीरे सुनेंगे, उनको अपने स्टोरीज को जहन में रखेंगे तो अपने आप ही याद हो जाएंगे। अब कोई मैंने रट्टे थोड़ना है ये चीजें कि रबड़ यहाँ है और ये कोकोआ यहाँ है। इनकी डॉक्यूमेंट्रियां देखी है, इनके विजुअल्स देखे हैं, चॉकलेट प्रोसेसिंग के मेगा फैक्ट्री एपिसोड्स भी देखे हैं। ऐसे देखो, मजे करो और पढ़ते रहो। आगे, द वर्कर्स एंगेज्ड इन सेकेंडरी एक्टिविटीज। ये देखो, 4 कॉलर लिखा है, वापस से रिपीट है कॉलर। तो कॉलर लिखा है, सेकेंडरी एक्टिविटीज वालों को क्या बोलेंगे? ब्लू कॉलर बोलेंगे। पिंक वाले कौन से होते हैं? तृतीयक होते हैं, टर्सरी होते हैं। व्हाइट कॉलर वाले कौन से होते हैं? व्हाइट कॉलर वाले चतुर्थक होते हैं, क्वाटरनरी होते हैं। तो ये आ गया। अगला, ऊर्जा संसाधनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? कौन से सही नहीं है? एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में, नेचुरल गैस अकर्स ओनली विद ऑयल इन ऑयल फिट्स। प्राकृतिक गैस केवल तेल क्षेत्रों में तेल के साथ पाई जाती है। तेल के साथ पाई जाती है, सही नहीं है। प्राकृतिक गैस है ना, वो ऑयल के साथ भी पाई जाती है। जैसे कि मैं बाड़मेर जिले से आता हूँ, तो बाड़मेर में मंगला ऑयल फील्ड्स है, बाड़मेर, सांचौर बेसिन में। तो उस मंगला ऑयल फील्ड से क्या है, आग निकलती रहती है। वो जो मतलब किसी कुएँ के ऊपर जैसे आग निकलती रहती है, तो वो दिखती है कि ये आग निकल रही है। वो आग होती किस चीज़ की है कि जब ऑयल निकलता है तो उसके साथ गैस निकलती है। या तो उस गैस को आप स्टोर करो या फिर जलाओ। उस मीथेन को जला दिया जाता है, ऊपर ही जलती रहती है, जलती रहती है। तो ये इसके साथ निकलती है, ट्रैप रहती है, इनके साथ में ट्रैप्ड रहती है। जैसे ही हम अ, ऑयल फील्ड में से ऑयल निकालते हैं तो गैस भी साथ में निकलती है। वहीं पे रागेश्वरी गैस टर्मिनल भी है। तो ये अब मेरे पास में तेल के कुएँ हैं तो मैं जानता हूँ, आप नहीं जानते होंगे, पर आप आपके आस-पास अगर कोई ऑयल फील्ड है, आप अगर विज़िट करो वहाँ की, ये देखो तो मतलब आपको पता चलेगा कि वहाँ पे गैस टर्मिनल भी है। तो तेल और गैस है, ये दोनों साथ ही पाए जाते हैं। तो ये प्राकृतिक गैस केवल तेल क्षेत्रों में तेल अ, यहाँ पे 19वें का सही नहीं, नेचुरल गैस अकर्स ओनली, साथ पाई जाती है, मैंने कहा साथ में पाई जाती है। पर ये क्या लिख रहा है कि प्राकृतिक गैस केवल तेल क्षेत्रों में पाई जाती है? नहीं, इंडिविजुअली भी पाई जाती है। मैंने अभी इसको पूरा ढंग से पढ़ा नहीं था, पर जस्ट मैं बता रहा हूँ कि ये इसने क्या है, एक्सट्रीम कंडीशन कह दी। ओनली, ओनली नहीं, पाई तो जाती है, मैंने कहा कि ऐसे पाई जाती है, पर अलग से भी पाई जाती है। केवल गैस का भी हो सकता है, तो केवल गैस का भी हो सकता है, साथ में भी हो सकता है। ये गलत है। और ये क्या बोल रहा है, कौन से गलत है? तो ए गलत है। ए गलत है मतलब ये या ये।
इन एन ऑयल वेल डेंसिटी ऑफ ऑयल इज फाउंड हायर देन रॉक्स कंटेनिंग ऑयल। तेल कुओं में तेल धारण करने वाली चट्टानों के बजाय तेल का घनत्व अधिक पाया जाता है। क्या ऐसा मुमकिन है क्या? आप मैंने चिमनी का एग्जांपल दिया, तेल की डेंसिटी कम होती है, पानी की ज्यादा होती है, चट्टानों की और ज्यादा होगी। तेल की डेंसिटी तो कम होती है। ये क्या कैपिंग की वजह से कैप्ड रहते हैं, तेल वगैरह है, कैपिंग की वजह से ऊपर रॉक्स वगैरह की कैपिंग आ जाती है, तो उनसे ये रहते हैं। पर डेंसिटी, ऑयल की डेंसिटी तो बहुत कम होती है। आप तेल भरवाते हो, आपके जो पेट्रोल डीजल भरवाते हो तो पेट्रोल पंप पे उसकी डेंसिटी लिखी रहती है, देखना पानी से भी कम है इसकी तो डेंसिटी। अब चट्टानों की डेंसिटी पानी से कम कैसे होगी? पानी से डेंसिटी कम होगी ना, तो पत्थर है वो पानी पे तैरने लगेंगे, वो राम जी की पुल वाली बात हो जाएगी। तो वो डेंसिटी कम हो तब ही तैर सकते हैं, या फिर उसकी वो कुछ फ्लोटिंग का कुछ और रीजन हो सकता है, बट ये पॉसिबल नहीं है। तो ये दूसरा भी गलत है। ये सब कॉमन सेंस से ही ए और बी है वो गलत है। अब ये सही कौन सा है इनको भी देख लेते हैं। हमारा काम निकल गया है और मेरा काम एक्सप्लेन करना है। बिटुमिनस इज द मोस्ट वाइडली अकरिंग ग्रेड एज ए कोल। बिटुमिनस है वो मोस्ट वाइडली अकरिंग ग्रेड एज ए कोल है। भारत में भी बिटुमिनस कोयला है वो 97% पाया जाता है। 3% क्या है? लिग्नाइट पाया जाता है। तो बेस्ट क्वालिटी का तो एंथ्रेसाइट है, फिर बिटुमिनस होता है, फिर लिग्नाइट होता है, पीट सबसे घटिया क्वालिटी का होता है। 4 वैरायटी हम कोयले की पढ़ते हैं। रसिया इज द लार्जेस्ट गैस रिजर्व इन द वर्ल्ड। तो रसिया में लार्जेस्ट गैस रिजर्व है, ठीक है। रसिया में लार्जेस्ट गैस रिजर्व है, ये ठीक है। मतलब पता नहीं है तो भी हमारा काम चल रहा है। ए और बी गलत है। अगला गैस वाले में एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। नेचुरल गैस में रिजर्व रूस के पास है, रिजर्व है रूस के पास है। हम देख लेते हैं गैस रिजर्व में, गैस रिजर्व को एक बार देख लेते हैं। गैस का आया है तो हम देख लेते हैं ताकि आपको समस्या नहीं हो। पहले नंबर पे सबसे ज्यादा रिजर्व किसके पास है? सबसे ज्यादा है वो है रूस के पास, रूस, रसिया। दूसरे नंबर पे जो गैस की बात आती है, तो दूसरे नंबर पे जो रिजर्व है वो है गैस का रिजर्व है ईरान के पास, ईरान। वहीं प्रोड्यूसर की बात आए, प्रोडक्शन यूएसए फर्स्ट, प्रोड्यूसर है उसमें यूएसए फर्स्ट है। और सेकंड नंबर पे जो गैस का है वो रूस है, रूस है। तो ये इस तरीके से ये गैस का हमने देख लिया, ताकि आपकी फैक्ट आया। बिना फैक्ट के हमने सॉल्व तो कर लिया, अभी तक हमें कोई ज्यादा बड़ा वाला फैक्ट आया ही नहीं। विश्व व्यापार संगठन के बारे में असत्य कथन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो दिखाना है। इट वाज फॉर्म्ड टू लिबरलाइज द वर्ल्ड ट्रेड फ्रॉम हाई कस्टम टैरिफ। इसका गठन विश्व व्यापार के उच्च सीमा शुल्क टैरिफ से मुक्ति दिलाने के लिए किया गया था। और क्या लिख रहा है? रॉन्ग, रॉन्ग कथन है वो बताने, रॉन्ग कथन है वो बताने। इट वाज फॉर्म टू लिबरलाइज द वर्ल्ड ट्रेड फ्रॉम हाई कस्टम टैरिफ, ठीक है देखते हैं। इट इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन एट इंटरनेशनल लेवल दैट डील्स विद ग्लोबल रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशंस। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल लेवल पे जो ग्लोबल रूल्स है ट्रेड के वो तय करता है देशों के बीच में। तो हाँ, डब्ल्यूटीओ है वो ट्रेड के रूल्स एकमात्र ही ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, ये सही है। दिस इज राइट। इंडिया इज वन ऑफ इट्स फाउंडर मेंबर्स। भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है। बिल्कुल भारत है। इसने जब डब्ल्यूटीओ बना था, तो डब्ल्यूटीओ बना था उसका संस्थापक सदस्य है, फाउंडर मेंबर है। 95 में बना था तो हमने 95 में इसको ज्वाइन कर लिया, तो ये भी सही है। इट इज नैरोइंग द गल्फ बिटवीन रिच एंड पुअर कंट्रीज। मैं बात ही कर रहा था, अमीर देश अमीर बन रहा है, गरीब देश गरीब बन रहा है, ये खाई बढ़ती जा रही है। इट इज नैरोइंग द गल्फ बिटवीन, ये नैरो कर रहा है क्या? नैरो कर नहीं पा रहा है, नैरोइंग नहीं कर पा रहा है, ये नहीं कर पा रहा है, तो ये गलत कथन है, ये गलत है। मतलब डी गलत है, डी गलत है, डी डी सी सही है। तो ए और डी गलत है। इट वाज फाउंड टू लिबरलाइज द वर्ल्ड ट्रेड। लिबरलाइज के लिए नहीं था, रेगुलेट के लिए था। ये जो बनाया गया है रेगुलेशन के लिए बनाया गया है। लिबरलाइज के भाई हम हाई कस्टम टैरिफ से ये कर देंगे वो कर देंगे, रेगुलेट, ट्रेड को रेगुलेट करने की ये बॉडी है। ये ए एंड डी है। 4 पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग सेंटर है।
सामने देश है, सामने देश लिखे हुए, कंट्री लिखी हुई है। अल्वांड, अग्गाजारी, सिनाई पेनिनसुला, मिनाज। ये पेट्रोलियम की प्रोड्यूसिंग एरिया है। पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग एरिया, पेट्रोलियम जो ऑयल फील्ड्स होते हैं, जैसे कि हमारे भी हुंगरीजन, मोरेन वगैरह असम के ऐसे पड़ते हैं। बाड़मेर सांचौर बेसिन बताया, ये भी ऑयल फील्ड है। तो ऐसे ये विदेशों के जो है वर्ल्ड लेवल पे। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है पहला। हम देखते हैं, जगह मेरे लिए भी फैक्ट मुझे भी कम याद रहते हैं, तो देखते हैं कौन से कहाँ है। अलवंड है, वो इंडोनेशिया का है, ठीक है। बी का थर्ड, यानी कि अग्गा जारी है ईरान का, अग्गा जारी ईरान का। सिनाई पेनिनसुला है, वो है इजिप्ट का। सिनाई पेनिनसुला आपने सुना होगा। सिनाई पेनिनसुला अब मुझे याद आ रहा है कि मैंने पढ़ाया था। तो जैसे कि स्वेज नहर बात करते हैं, तो स्वेज कैनाल वाला जो शायद रीजन है वो सिनाई पेनिनसुला है। स्वेज कैनाल वाला जो रीजन है वो सिनाई पेनिनसुला है। फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ कि मैंने पढ़ाया था, अब मुझे याद आ रहा है। ठीक है, तो सिनाई पेनिनसुला है, वो आप देखना इजिप्ट में कहाँ है, ये याद आया। फिर आता है मिनाज। मिनाज है, अ, ये मैंने कुछ गड़बड़, अग्गा जारी ए का 1 है, सॉरी यहाँ पे मैंने 21 का 21 का 1 है, तो ए का 1 है, मैंने शायद इधर कर दिया। अलवंड है, वो इराक का है, सॉरी। अलवंड है इराक का, बी का थर्ड अग्गा जारी ईरान का। इजिप्ट में सिनाई पेनिनसुला है। और मिनाज है, वो डी का चौथा, डी का चौथा, डी का थर्ड सिनाई पेनिनसुला, इजिप्ट, और डी का चौथा मिनाज है, वो है इंडोनेशिया का। तो ये राइट ऑप्शंस हो गए। चतुर्थ कौन सा है? कंस्ट्रक्शन सेकेंडरी, सेरिकल्चर, रेशम कीट पालन, प्राइमरी। ये है सेकेंडरी, द्वितीयक, सेकेंडरी। ये प्राइमरी पूछ रहा है। चतुर्थ, चतुर्थ रिटेल एंड होलसेल ट्रेड, दोनों के दोनों, ये तीन दोनों के दोनों। टर्सरी, तृतीयक। मैन्युफैक्चरिंग, एग्जांपल ऑफ, इसमें तो रिटेल एंड होलसेल ट्रेड है ये भी, और मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है वो है, ये भी सेकेंडरी। ये क्वार्टरनरी नहीं, ये होना था टर्सरी। कौन सा है इसमें? ये होना था टर्सरी एक्टिविटी। कौन सा टर्सरी एक्टिविटी है वो कौन सा है? तृतीयक किसका एग्जांपल है? तो ये द्वितीयक हो गए, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। रिटेल एंड होलसेल ट्रेड है, ये टर्सरी हो गया। हालांकि अब प्राइमरी और सेकेंडरी हमें पता है, तो अब क्वार्टरनरी भी लिखा भी होता तो आपको यही करना था, बट ये शायद मिस प्रिंटिंग हो गया है। रिटेल एंड होलसेल ट्रेड है वो टर्सरी में आते हैं। तो ये टर्सरी एक्टिविटी है, और अगर नहीं भी होता तो आप टर्सरी की तरफ जाते। प्राइमरी और सेकेंडरी हमें कन्फर्मली पता है, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेकेंडरी और सेरिकल्चर प्राइमरी। तो राइट ऑप्शन हो गया 3 को तृतीयक कर देते हैं। अगला, डब्ल्यूटीओ की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में वाणिज्यिक सेवाओं को, कॉमर्शियल सर्विसेज का एक्सपोर्टर कौन है सबसे बड़ा? तो बात कर रहे थे, हमने एक सॉल्व किया था, तब यूके उसको फर्स्ट रखा था, और मैंने बताया था कि यूएसए सबसे बड़ा कॉमर्शियल सर्विसेज का एक्सपोर्टर है, कॉमर्शियल सर्विसेज का लीडिंग कंट्री इन कॉमर्शियल सर्विसेज। अभी भी है, 2021 में भी था, 2025 में भी है। निम्नलिखित में से किस देश में किरूना और गैलीवरे में मैग्नेटाइट अयस्क का उत्खनन होता है? अब ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा फैक्चुअल हो गया है। मैग्नेटाइट है, मैग्नेटाइट लोहे का अयस्क होता है। मैग्नेटाइट किसका होता है? लोहे का, लोहे का अयस्क है, लोहा, आयरन ओर, आयरन ओर का अयस्क है। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट, लिमोनाइट, ये चार अयस्क हम पढ़ते हैं, चार और पढ़ते हैं लोहे के। तो ये किरूना है और गैलीवरे हैं, तो ये दोनों के दोनों जो है स्वीडन के हैं। कहाँ के? ऊपर वाले स्कैंडिनेवियन कंट्री है, वहां पे स्वीडन के, स्वीडन। किरूना और गैलीवरे, वहां पे मैग्नेटाइट होता है, यहाँ पे मैग्नेटाइट के अयस्क मिलते हैं।
मैग्नेटाइट अयस्क मिलता है। अगला, 2021 में विश्व का सब कौन सा देश अग्रणी इस्पात उत्पादक रहा है, निर्यातक रहा है? स्टील प्रोडक्शन के मामले में फर्स्ट नंबर पे आता है चाइना, सेकंड नंबर पे आता है स्टील में आता है इंडिया, तीसरे नंबर पे आता है जापान। ये तीन आते हैं। तो पहले नंबर पे पूछा है, पहले नंबर पे कौन है? चाइना है, 25 में का 2 नंबर। ये स्टील प्रोड्यूसर है, सबसे बड़े प्रोड्यूसर है, तो एक्सपोर्ट भी करेंगे। खाद्य एवं कृषि संगठन अनुसार 1990 से 2015 तक वन क्षरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से अग्रणी देश थे? जो डिप्लेशन हुआ सबसे बड़ा देश था ब्राजील और दूसरे नंबर पे था इंडोनेशिया। जो वनों में कमी आई है, फॉरेस्ट में जो कमी आई है, उसमें ब्राजील सबसे ज्यादा कमी, उसके बाद इंडोनेशिया। ब्राजील में जो अमेजन फॉरेस्ट है, पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं, लंग्स ऑफ द अर्थ कहते हैं, वहां पे अब ज्यादा है, वहां पे तो कमी देखने को मिलती है। और दूसरे नंबर पे इंडोनेशिया। ये दोनों में कमी देखने को मिलती है। और सबसे ज्यादा फॉरेस्ट की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट में पहले नंबर पे आता है, वो आता है रसिया। रसिया में सबसे ज्यादा जो वन है, फॉरेस्ट सबसे ज्यादा किसमें है? फर्स्ट नंबर पे रसिया है फॉरेस्ट में। वन क्षेत्र की बात करते हैं, फॉरेस्ट एरिया की बात करते हैं, ये फॉरेस्ट एरिया या फॉरेस्ट कवर है, वो रसिया में सबसे ज्यादा है। रशियन फेडरेशन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है उस रिपोर्ट में? जो एफएओ की रिपोर्ट है, एफएओ की रिपोर्ट है, एफएओ की ये पुरानी रिपोर्ट है। नई रिपोर्ट अभी एक और आ गई है, अभी महीने भर पहले ही आई है, दिसंबर चला है, नवंबर में रिपोर्ट आई है, उसमें भी वही बातें हैं, रशियन फेडरेशन पहले पे ही है। अगला, यूएन एनर्जी स्टैटिक्स, संयुक्त राज्य की एनर्जी स्टैटिक्स 2022 के अनुसार विच ऑफ द लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट नेचुरल गैस प्रोड्यूसिंग कंट्री? अभी मैंने कहा था कि लिख लेते हैं। पहले नंबर पे मैंने कहा रिजर्व लिखवाए थे, तो मैंने कहा था कि रिजर्व है रसिया का, और दूसरे नंबर पे ईरान का। अब प्रोडक्शन का आया आंकड़ा, पहले नंबर पे रूस, पहले नंबर पे यूएसए, दूसरे नंबर पे रसिया है। पहले नंबर पे यूएसए, दूसरे नंबर पे रसिया है। ये लिखवाया था और आंकड़े भी पड़े हैं। यूएस 22% कर रहा है, 16% जो है वो रशियन फेडरेशन कर रहा है, तीसरे नंबर पे ईरान कर रहा है, चौथे पे कतर, पांचवे पे कनाडा। तो ये 5 देश याद कर सकते हो। मैंने 2 ही करवाए, तो 2 से ही काम चल रहा है। यहाँ तक ही ये जाएँगे, इससे ज़्यादा ये आगे बढ़ेंगे नहीं। तो इसका राइट आंसर हो गया 27वें का पहला। अगले सवाल की तरफ जाते हैं। देखो, पेट्रोलियम, गैस, कोयला, यूरेनियम, थोरियम, 5 ही तो पावर मिनरल्स हैं, इनको याद करना है बस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कौन से कथन सही है? केपीओ कम्स अंडर क्वीनरी एक्टिविटी। ये सवाल है थोड़ा सा एनसीईआरटी से लिया हुआ है। केपीओ और बीपीओ वहां पढ़ते हैं, तो एनसीईआरटी का सवाल है थोड़ा सा। तो कई बार चीजें सही नहीं हो, तो भी अब एनसीईआरटी जैसे कह रही है, थोड़े से मैं पहले कहा है, जब आप फाउंडेशन स्टार्ट करते हो तो थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करें, कुछ चीजें समझ में आएगी। कुछ हालांकि बहुत गलतियां भी है, और गलतियों से सवाल भी बन जाते हैं, ऐसा भी होता है। पर ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे समझते हैं और फिर इसको करने का प्रयास करते हैं। हालांकि मैंने ये पेपर सॉल्व कराया था तब तो किया था। कौन से सही है? नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग है, वो आती है क्वीनरी एक्टिविटी में। वे थोड़ी चौंकाने वाली बात ये कि केपीओ है वो क्वार्टनरी में भी आते हैं, बहुत ही हाईली स्पेशलाइज हो ना क्वीनरी में आता है, पर ये एनसीईआरटी में इस तरीके से ही दे रखा है। केपीओ नॉलेज प्रोसेसिंग, जैसे कि हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन एंड जो नॉलेज है, आईटी है वगैरह है, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज है, वो क्वार्टनरी होते हैं। टॉप लेवल डिसीजन मेकर है वो क्वीनरी में आते हैं। पर ये एनसीईआरटी के हिसाब से ये पहला सही है। फिर और देखते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज एंड ई लर्निंग आर एग्जांपल ऑफ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अब ये बीपीओ के एग्जांपल है। हाँ, बीपीओ में ये हो सकता है। केपीओ को इसने क्विनरी बोल दिया है, और ये बोल रहा है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज एंड ई लर्निंग आर एग्जांपल ऑफ बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। रिसर्च डेवलपमेंट एंड ई लर्निंग आर एग्जांपल ऑफ बिजनेस। एक बार इसको चेक करते हैं और देखते हैं। द बीपीओ इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम केपीओ एज इट इन्वॉल्व हाईली स्किल्ड लेबर। बीपीओ में बीपीओ डिस्टिंक्ट तो है केपीओ से, पर हाईली स्किल्ड बीपीओ में नहीं लगते हैं, केपीओ में लगते हैं।
किसमें लगते हैं? केपीओ में हाईली स्किल्ड लगते हैं, तो ये गलत है। किसमें लगते हैं? केपीओ, नॉलेज एंड बीपीओ तो बाबूगिरी का काम है। जस्ट कि डेटा एंट्री वगैरह बहुत सारा क्लरिकल जो काम है वो बीपीओ है, बिजनेस प्रोसेस। बहुत सारे बैंक है यूरोप के, वो बैंक के क्लर्क यहाँ काम करते हैं बेंगलुरु में, और वो यहाँ से सर्विसेज है उनकी, अकाउंटिंग वगैरह ये यहाँ देखते हैं। रिसर्च वाला जो है वो थोड़ा स्पेशलाइज है, हाईली स्किल्ड है, हाईली स्किल्ड है। तो ये गलत है, सी गलत है, इसने उल्टा लिखा है आपको कंफ्यूज करने के लिए। सी गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। अब बचे दो ऑप्शन है। आउटसोर्सिंग इज कमिंग टू कंट्रीज लाइक इंडिया ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ चीप एंड स्किल्ड वर्कर। मैं कह रहा था कि यूरोप वाले अपने जो बैंक वालों का जो क्लरिकल काम है इंडिया में आउटसोर्स कर देते हैं। आउटसोर्सिंग इंडिया में बहुत पॉपुलर हुआ है, आउटसोर्सिंग बहुत होता है, बहुत होता है यहाँ पे। बहुत सारी कंपनियां आउटसोर्सिंग करती है क्योंकि यहाँ चीप लेबर भी मिलता है और स्किल्ड लेबर भी मिलता है, इस वजह से करती है। तो डी तो सही है, डी सही है, डी यहाँ पे भी सही है, डी यहाँ पे भी सही है। अब हमें डिसाइड करना है कि ए और बी में किसमें लें, ए और बी में से किसमें लें। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज एंड ई लर्निंग आर एग्जांपल ऑफ केपीओ, नॉलेज। बीपीओ मैंने कहा कि बाबूगिरी वाला काम है, क्लरिकल काम है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, नॉलेज केपीओ है। ये किसका एग्जांपल है? केपीओ का है। ये भी गलत है क्योंकि ये केपीओ का एग्जांपल है, ना कि बीपीओ का। अब ये पता नहीं होते हुए ये हमारा सेट हो रहा है कि ये, वैसे तो मैंने कहा कि केपीओ थोड़ा स्पेशलाइज है, पर आर एंड डी हम सीधे आएंगे ना। आर एंड डी का एग्जांपल मैंने क्वार्टरली में बताया। तो ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, अब एनसीईआरटी अकॉर्डिंग है तो ऑप्शन ए की बचता है, ए और डी। ऑप्शन ए की बचता है, ए और डी। हालांकि केपीओ क्वार्टरली भी हो सकती है, क्विनरी भी हो सकती है, डिपेंड ऑन सिचुएशन। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेडेड इज कंसिडर्ड टू बी वॉल्यूम ऑफ द ट्रेड। टोटल वैल्यू है वो वॉल्यूम है। टोटल वैल्यू क्या है? वो है वॉल्यूम। बिल्कुल सही बात है। पूरी गुड्स और सर्विसेज, वस्तुओं और सेवाओं का जितना भी व्यापार का मूल्य है वो उसका वॉल्यूम है, वो उसका परिणाम है। वॉल्यूम से इसको याद रखना, ये हिंदी वाले भी वॉल्यूम से याद करना, ये सही है। इसके अलावा अ, अगले सवाल, अगले कथन में बात करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इंक्लूड्स ओनली और ट्रेड। अब ये इसका अपोजिशन कर रहा है। यहाँ तो सर्विसेज भी लिख रहा है, यहाँ कह रहे हैं ओनली वॉल्यूम है वो ट्रेड है, गुड्स का नहीं। सर्विसेज वाला भी वॉल्यूम में गिना जाता है, गलत बात। तीसरा, इंडिया इज फाउंडर ऑफ आसियान ब्लॉक। आसियान में 10 देश थे, नया है, ईस्ट तिमोर जुड़ा है, 11वां देश मैंने बताया था, 11th कंट्री, 10 देश है। कौन से देश है? साउथ ईस्ट एशिया वाले देश है। तो इसमें आसियान में फाउंडर मेंबर भारत कहां से आ गया? गलत बात। द प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग ए कमोडिटी इन टू कंट्रीज एट ए प्राइस दैट डिफर्स फॉर रीजन्स नॉट रिलेटेड टू कॉस्ट इज कॉल्ड डंपिंग। लागत की दृष्टि से नहीं वरन भिन्न भिन्न कारणों से अलग अलग कीमत पर किसी वस्तु को दो देशों में विक्रय करने की प्रथा को डंप करना कहा जाता है। ये सही है। अब भले ही बराबरी में ही बेचना पड़े सामान, लागत और प्रॉफिट की बात ही नहीं, क्या है? लागत की बात ही नहीं है। selling commodity in two countries at a price that differs for regions not related to cost। लागत की बात ही नहीं, कॉस्ट की बात ही मत करो। हमें तो उस देश को बर्बाद करना है, वहां की मैन्युफैक्चरिंग को बर्बाद करना है, फिर हमारी मोनोपोली जमानी। जैसे कि चाइना क्या करता है, बहुत सारे आइटम्स को दूसरे देशों में डंप कर देता है इतने सस्ते में कि वहां की लोकल इंडस्ट्री है बर्बाद हो जाती है, और लोकल इंडस्ट्री बर्बाद कर हो जाती है, फिर अपने भाव बढ़ा के मोनोपोली करेगा। तो ये है डंप। बहुत बड़ी मात्रा में, बल्क में इतना सारा एक्सपोर्ट करो कि वहां की जो लोकल इंडस्ट्री है वो तबाह हो जाए। उस रेट में तो वो कहेगा हमें तो पोसाता ही नहीं है। उनके वो इतने में तो उनकी लागत ही नहीं आ रही है उनके वालों, क्योंकि ये स्केल में काम कर रहे होते हैं, स्केल में काम कर रहे होते हैं, तो ऐसा होता है। तो चाइना बहुत डंपिंग करता है। तो ए और डी सही है, बाकी गलत है। अगला, 2021 में संस्थापित पवन शक्ति अग्रणी देशों को सही क्रम में जमाई। पवन शक्ति के देश है, सौर ऊर्जा के देश और पवन ऊर्जा के देश, ये दो याद करने हैं। तो विंड एनर्जी में चाइना सबसे बेस्ट है, चाइना सबसे है। अब कैसे करना है इसको? करेक्ट सीक्वेंस डिसेंडिंग ऑर्डर में, चाइना को पहले पे रख लो।
चाइना को पहले रखेंगे। अब दूसरे नंबर वाला देश कौन सा होगा? दूसरे नंबर वाला जो देश है, ये 2023 के आंकड़े हैं, दूसरे नंबर वाला देश है वो यूएसए। क्या है? यूएसए। इधर इंडिया आ रहा था, दूसरे नंबर पे इंडिया नहीं है, दूसरे नंबर पे इंडिया नहीं है, दूसरे नंबर पे यूएसए। तीसरे नंबर पे जर्मनी है, ये आ गया जर्मनी, चौथे नंबर पे इंडिया। CABD, सी चाइना, ए यूएसए, फिर जर्मनी, फिर इंडिया। ये 4 देश है, 4 देश विंड एनर्जी के हिसाब से है, चाइना, यूएसए, जर्मनी, इंडिया। चौथे नंबर पे इंडिया है। 2023 के आंकड़े हैं, 2025 चल रहा है, तो ये लेटेस्ट आंकड़े ही हैं, आप ये समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा कर रहा है, बहुत ज़्यादा कर रहा है, 441 गीगावाट, 148 गीगावाट, हम 69 गीगावाट, इंडिया 44 गीगावाट, 44 गीगावाट इज़ जस्ट 10% ऑफ चाइना। हम तो चाइना का 10% ही है विंड एनर्जी से कर पाते हैं, इतना बड़ा कर रहा है, इतनी सस्ती एनर्जी वो प्रोड्यूस कर रहा है। हम अभी भी एनर्जी के मामले में इतने सस्टेनेबल नहीं है। विंड एनर्जी हालाँकि हम लगा तो रहे हैं, पर हम हमारे पास पॉलिसियाँ थोड़ी-सी कमज़ोर है पवन ऊर्जा की, सौर ऊर्जा की। हम किस कीमत पे लगा रहे हैं, ये भी हमें जानना होगा। सौर ऊर्जा के पार्क है, वो पेड़ को काट के लगाए जा रहे हैं। वेस्टर्न राजस्थान, जैसे कि राजस्थान में 142 गीगावाट सौर ऊर्जा की है, तो सौर ऊर्जा का पोटेंशियल है, सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है। तो आप पेड़-पौधों को काट के रिन्यूएबल लगा रहे हैं। एक तरफ तो आप तो पेड़-पौधों को काट रहे हो, प्रकृति को नुकसान कर रहे हो, फिर लगा रहे हो। विकास किस कीमत पे हो, ये हमें तय करना होगा। हमें पता है कि ऊर्जा की हमें आवश्यकता है, करना पड़ेगा, पर सोच समझ के पॉलिसी को थोड़ा-सा पॉलिसी मेकिंग में एनवायरमेंटलिस्ट को भी साथ लेना होगा, लोकल कम्युनिटीज़ को भी साथ लेना होगा, सबको साथ लेके विकास होगा। सबका साथ, सबका विकास। तो 30 का 3 डब्ल्यूटीओ की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में विश्व की सबसे बड़ी पण्य मर्चेंडाइज आयात कौन है? अब बात आती है मर्चेंडाइज की, कॉमर्शियल एक्टिविटी, जस्ट एक्टिविटी, कॉमर्शियल एक्टिविटीज है। तो सॉफ्टवेयर दे रहे हैं, कुछ दिया नहीं है। मर्चेंडाइज की बात है, मर्चेंडाइज मतलब अ, कुछ आइटम है, उस आइटम के हिसाब से उन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिसेंडिंग सीक्वेंस ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट मर्चेंडाइज इंपोर्टेड इन 2021 की रिपोर्ट। मर्चेंडाइज के इंपोर्टर कौन है, उसके हिसाब से हमें जमाना है करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे ज्यादा जो कौन इंपोर्ट करता है चीजें, यूएसए एक्सपोर्ट करता था, इंपोर्ट कौन कर रहा है? इंपोर्ट कर रहा है यूएसए, मर्चेंडाइज। वही तो एक्सपोर्ट कर रहा था कॉमर्शियल सर्विसेज का, इंपोर्ट ये ज्यादा कर रहा है। फैक्ट्रियां बाहर लगाओ, इन्होंने पॉलिसी बनाई शुरुआत में, चाइना को चाइना बनाने में योगदान भी यूएसए का ही है। इन्होंने कहा कि अपने धुएँ को क्या करना है, फैक्ट्रियाँ लगाओ यूएसए चाइना वाइना में लगाओ, अपन तो क्या मंगवा लेंगे, अपने क्या है, कहीं लगे फैक्ट्री क्या फ़र्क पड़ता है? कहीं लगे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहीं और लगे, हमें तो हम तो कंजप्ट करेंगे। तो ये इम्पोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट सबसे बड़ा कौन है? कल्पना कीजिए, चाइना ही है, मर्चेंडाइज़ का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर चाइना है, हर देशों में भेज रहा है अपना माल। तो ये भेज रहा है और इम्पोर्ट कर रहा है यूएसए। तो डी सबसे बड़ा है, डी सबसे बड़ा है। दूसरे नंबर पे आ गया चाइना, दूसरे नंबर पे आ गया चाइना। दूसरे नंबर पे मर्चेंडाइज़ का इम्पोर्टर है, वो हो गया चाइना। तीसरे नंबर पे कौन-सा होगा? तीसरे नंबर पे यहाँ हो गया जर्मनी, फिर हो गया जापान। ये 2 ऑप्शन थोड़े कन्फ्यूज़ करते हैं, क्यों नज़दीक है डी, सी। तो आपको जर्मनी और जापान में डिसाइड करना था कि कौन बड़ा हो सकता है। जर्मनी ज़्यादा इम्पोर्ट कर रहा है, जापान चौथे नंबर पे है, जापान थोड़ी-सी उससे कम है इकोनॉमी में। व्हाट इज़ डेब्ट सर्विस रेशियो? डेब्ट सर्विस रेशियो क्या है? डेब्ट सर्विस रेशियो है मेजरमेंट ऑफ ए फर्म्स अवेलेबल कैश फ्लो टू पे करंट डेब्ट ऑब्लिगेशन। एक फर्म का अवेलेबल कैश फ्लो कि करंट डेब्ट ऑब्लिगेशन को ये इतना कैश फ्लो है उसको कवर कर रहा है। मान लो कि मेरे पास इतना पैसा आ रहा है, उसमें से मेरा जो लोन लिया हुआ है ना उसको कितना परसेंट में दे पा रहा हूँ, उसके कितने परसेंट में वो मेरा जो पैसा है और मैंने लोन ले रखा है, उस लोन को मैं कितने परसेंट मेरी कमाई में से पे कर रहा हूँ कैश फ्लो में से। ये है डेब्ट सर्विस का कवरेज रेशियो। तो डेब्ट सर्विस का रेशियो है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन? इट इज द प्रोपोर्शन ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्ट अर्निंग दैट इज नीड टू यूज द मीट डेब्ट्स।
पहले लोन लिया है कंट्री ने और अब जितनी अर्निंग हो रही है उसमें से ये लोन का ब्याज चुकाने में या लोन को चुकाने में, तो डेब्ट का रीपेमेंट करने में या जो इसको चुकाने में जो जा रहा है ना वो निकालना है। वो इसका प्रोपोर्शन है, कितना हिस्सा है यही है डेब्ट्स। बाकी वाले ऑप्शन गलत है तो हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? इंटरनेशनल ट्रेड के बेनिफिट्स है उसमें से कौन-कौन से? इट इज़ अलाउड एन इनॉर्मस वैरायटी ऑफ रिसोर्सेस टू एंटर इंटो ट्रेड बास्केट। अब विश्व व्यापार से क्या हुआ है, कई तरह के आइटम हैं वो ट्रेड बास्केट में आ गए हैं। भाई सही बात है, आ गए हैं सारे। अगला, अगले में कहा गया इट फैसिलिटेट a distribution of wide range of manufacturing goods produced in different parts of the world to a global market। विभिन्न भागों के उत्पादित भांति-भांति के उत्पाद वैश्विक बाजार में वितरित करने में सहायता मिलती है। कोई देश है कुछ भी बना रहा है आज, कुछ भी कर रहा है, कहीं का फल है हम खा रहे हैं आज। यहाँ बैठे भारत में बैठे कोई कीवी खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है। हालाँकि हम भी प्रोड्यूस करने लग गए। और हाँ, विदेशों की कुछ चीज़ें हैं वो हम कोकोआ हो रहा है आइवरी कोस्ट में, चॉकलेट खा रहे हैं हम यहाँ पे बैठे। तो ये सब हो रहा है। इंटरनेशनल कैलिफ़ोर्निया के आप आलमंड्स खा रहे हो, अफ़गानिस्तान की ड्राई फ्रूट्स खा रहे हो, बहुत सारी चीज़ें विदेशों की आप खा रहे हो। इंटरनेशनल ट्रेड डिक्रीज़ेज़ द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। समग्र उत्पादन लागतों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कम कर देता है। इंटरनेशनल ट्रेड है अ, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको कम कर देता है। एक बार चेक करते हैं और देखते हैं। इट हैज़ हेल्प्ड द डेवलपिंग, इसने हेल्प की है कंज्यूमर्स टू बाय मोर गुड्स फ्रॉम व्हाटएवर वेजेस। अब जैसे कि ए और बी सही है, ये सही है, ये सही है। अब इसमें से बाकी वाले और देखते हैं। इट हैज़ हेल्प्ड द डेवलपिंग कंट्रीज मोर देन डेवलप्ड कंट्री। डेवलपिंग कंट्री को हेल्प किया है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर कंट्री होती जा रही है, तो डेवलप्ड को हेल्प किया है, ये गलत है। इट हैज़ हेल्प्ड द कंज्यूमर्स टू बाय मोर गुड्स फ्रॉम व्हाटएवर वेजेस दे अर्न एंड देयर लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव्ड। इससे उपभोक्ताओं को उतनी ही आय से अधिक वस्तुएं खरीदने में सहायता मिलती है। भाई हर आदमी अ, कंज्यूमर को हेल्प किया है उनको ज़्यादा चीज़ें खरीदने में, भले ही कितना भी कमाए, अगर कितना भी भाई मज़दूर आदमी है, दिहाड़ी ₹400 कमा रहा है, ₹500 कमा रहा है, तो इस दिहाड़ी में वो हर चीज़ खरीद सकता है क्या? नहीं खरीद सकता। ज़्यादा पैसा कमाओगे तभी ज़्यादा चीज़ें खरीद पाओगे। हर आदमी खरीद पाए ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, ये भी गलत है। तो तीसरा इंटरनेशनल ट्रेड ने ओवरऑल कॉस्ट की प्रोडक्शन है वो कम कर दी है, क्योंकि हमें रॉ मटेरियल भी पहले अब कोई नहीं था तो उसकी ज़्यादा कीमत देनी पड़ रही थी। विदेशों से मंगवा लिया रॉ मटेरियल, कोई आउटसोर्सिंग भी कर लिया, बहुत सारी चीज़ें हम मैनेज कर रहे हैं क्योंकि हमारे पूरा बाज़ार खुल गया है। तो इस वजह से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या आता है? प्रोडक्शन में कैपिटल आता है, तो कैपिटल मिल गया कहीं से मान लो कि कैपिटल आता है। कैपिटल का हमें क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट देना पड़ता है, पैसे का ब्याज देना पड़ेगा। और क्या होता है? और आता है लैंड आता है, ज़मीन लगानी पड़ती है। ज़मीन का क्या देना पड़ता है? रेंट देना पड़ता है, किराया देना पड़ता है। ठीक है, सस्ता कहीं मिल गया। इसके अलावा ल क्या क्या हायर करने पड़ते हैं? लेबर करने हायर करने पड़ते हैं। लेबर श्रमिकों को क्या देना पड़ता है? पारिश्रमिक देना पड़ता है, वेजेज़ देना पड़ता है। और जो साहस करता है, कौन करता है साहस? साहस करता है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर साहस करता है तो उस साहस को उसको प्रॉफ़िट देना पड़ेगा। वो रिस्क लेता है तो उस रिस्क का उसको रिवॉर्ड देना पड़ेगा, प्रॉफ़िट देना पड़ेगा। ये प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं। तो प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है, वो इन्हीं से कम होगी। सस्ता लेबर मिलेगा, सस्ता कैपिटल मिलेगा, सस्ता लैंड मिलेगा। तो ए, बी, सी राइट। अगला, वैश्विक व्यापार की मात्रा, प्रकृति और दिशा निम्नलिखित में से प्रभावित होता है। वॉल्यूम, नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ ग्लोबल ट्रेड। इकोनॉमिक एडवांसमेंट से होती है, बिल्कुल होती है। इकोनॉमिक एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी से होगी। ये 34वें में 34 में इकोनॉमिक एडवांसमेंट से होती है। कंपैरेटिव एंड लोकेशनल एडवांटेज से होती है। हिस्टोरिकल फैक्टर इन्वेस्टमेंट से होती है। चेंजेस इन ग्लोबल मार्केट से होती है। जियोग्राफिकल डिस्टेंस से होती है। एक सेकंड, इसका मुझे थोड़ा-सा चेक करना पड़ेगा। हाँ, तो इसमें कुछ सवाल में मुझे प्रॉब्लम लगी, तो मैंने रोका था और ये देखो प्रॉब्लम क्या है कि टाइपिस्ट की थोड़ी मिस्टेक हो गई है। कुछ ऑप्शंस उड़ गए थे।
और थोड़ा-सा इसमें एंटी की वजह से प्रॉब्लम भी है, इसका जो आंसर्स माना था। वॉल्यूम है, नेचर है, डायरेक्शन ऑफ ग्लोबल ट्रेड इन्फ्लुएंस्ड बाय इकोनॉमिक एडवांसमेंट से ये प्रभावित होता है। टेक्नोलॉजी मेजर रोल प्ले करती है। टेक्नोलॉजी से कोई भी सामान सस्ता बनेगा, स्केलिंग होगी, तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। कंपैरेटिव एंड लोकेशनल एडवांटेज, किसी को कंपैरेटिव और लोकेशनल एडवांटेज है तो उसकी प्राइस सस्ती होगी तो वो माल जाएगा उधर से, दूसरी जगह के एक्सपोर्ट होगा। हिस्टोरिकल फैक्टर्स और इन्वेस्टमेंट, हमारे रिश्ते कैसे हैं किसी देश से? हमारे रूस से बहुत ही गहरे संबंध रहे हैं, तो हम रूस से ऑयल भी देखो, कितनी भी लोगों ने कहा कि भई रूस से ट्रेड नहीं करना है, पूरे वर्ल्ड ने दबाव बनाया, पर हमारे संबंध बहुत गहरे थे। तो संबंध गहरे थे, हिस्टोरिकल जो फैक्टर्स थे उसकी वजह से और इन्वेस्टमेंट की वजह से भी ये होता है। तो ये तीनों सही है, ए, बी, सी सही है। चेंजेज़ इन ग्लोबल मार्केट में चेंज होने से कोई जो वैसे तो भई देखो वॉल्यूम हो सकता है ऊँचा-नीचा हो सकता है थोड़ा बहुत, डायरेक्शन बदलती नहीं है, डायरेक्शन नहीं बदलती। हम हो सकता है थोड़ा कम ज़्यादा हमारे पास फ़ॉरेन में कम है, मान लो कि फ़ॉरेक्स जो रिज़र्व है वो कम है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत कम मँगाएँ, पर ज़रूरतें तो पूरी करेंगे हम। मँगवाना तो पड़ेगा ही सामान, तो मँगवाते तो है ही। नेचर में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वॉल्यूम थोड़ा बहुत ऊँचा-नीचा फ्लक्चुएट हो सकता है, पर ग्लोबल मार्केट में 10 से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। जियोग्राफिकल डिस्टेंस जियोग्राफिकल डिस्टेंस है, ये वैसे करती है, बट ए, बी, सी ऑप्शन हो गया, जियोग्राफिकल डिस्टेंस वैसे तो करती है, पर वैसे नहीं भी करती है। हम जियोग्राफिकल डिस्टेंस मतलब क्या है कि हम ट्रेड ज़्यादातर करते हैं ना, वो सामान कहाँ से आता है? सी रूट से आता है और सी ट्रांसपोर्ट बहुत सस्ता पड़ता है। हम तेल के लिए पाइपलाइनों से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं या फिर बड़े-बड़े सी से कर रहे हैं, तो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे से जहाँ सस्ता पड़ रहा है, वहाँ से लेके आ रहे हैं। कहने को तो पाकिस्तान हमारे पास है, पाकिस्तान से हम ढेला भी नहीं मँगवाते। ज़्यादा से ज़्यादा कोई रॉक साल्ट है, वो भी पता नहीं किस रूट से आता है, ये भी नहीं पता है अभी। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा रॉक साल्ट, हम कुछ भी ढेला भी नहीं मँगाते। तो ना तो हम उनको कुछ बेचते हैं, वो भी वहाँ पे भी कुछ सामान बहुत बिकता है इंडिया का। इंडिया का सामान पाकिस्तान में बहुत भयंकर तरीके से बिकता है। वहाँ पे डिमांड भी बहुत ज़्यादा है इंडिया के आइटम्स की। तो भारत कहीं और करता है, वो वहाँ से हो सकता है दूसरे तरीके से लेके आके वहाँ बेचते हैं। इंडिया का सामान बहुत बिकता है, हमारे यहाँ कोई पाकिस्तान में कोई यही आइटम है। ज़्यादा से ज़्यादा एक रॉक साल्ट है, वो रॉक साल्ट है, वो अ, सेंधा नमक जिसको आप बोलते हो। अ जो ये बड़े-बड़े ऐसे ट्रॉलियों में रखा जाता है, रॉक साल्ट वहाँ से आता था है, पर अब पता नहीं कैसे आता है, पता नहीं क्यों हमने ट्रेड बंद कर रखा है। तो जियोग्राफिकल डिस्टेंस इतना मेजर रोल नहीं करती, करती तो है पर इस हिसाब से इसका ए, बी, सी माना था एनटीए ने, बट अब जो मैंने है इसका बता दिया कि ए, बी, सी तो पक्का करते हैं। ये ए, बी, सी मैन हो गया, तो ये हो गया। अगला, पोस्ट ग्लोबलाइजेशन का आया है, फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटरनेशनल ट्रेड इन पोस्ट ग्लोबलाइजेशन। द शेयर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड हैज डबल्ड नाउ इन कंपैरिजन टू, सत्य बोल रहा है, कौन से सत्य है? कि 1950 के जो है उससे डबल हो गया इंटरनेशनल ट्रेड, हो गया होगा मे बी, ठीक है, देखते हैं। प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसी इन ट्रेड स्टैंड्स हाइली डिस्करेज्ड नाउ, संरक्षणवादी प्रवृत्ति, भले ही ग्लोबलाइजेशन बढ़ गया है, संरक्षणवादी तो यूएसए, अभी देखो डोनाल्ड ट्रम्प कितना संरक्षणवादी प्रोटेक्शनिस्ट कर रहा है। उसके नेशनल इंटरेस्ट के लिए वो कुछ भी करे जा रहा है, टैरिफ वॉर कर रहा है, तो संरक्षणवादी प्रवृत्ति तो हो गई है। कौन नहीं बच रहा है? भारत भी चाहता है कि मतलब भारत के जो लोकल प्रोड्यूसर है उनको बढ़ावा मिले। हम विदेशों से कोई ज़्यादा इतना नहीं है, हम बाहर वालों पे टैरिफ थोपते हैं, तो ये टैरिफ क्यों थोपते हैं? इन जो लोकल जो है, लोकल प्रोड्यूसर है उनको थोड़ा बढ़ावा मिले। तो ये लोकल प्रवृत्ति हतोत्साहित किया जा रहा है, हतोत्साहित नहीं किया रहा है, एनकरेज किया जा रहा है, डिस्करेज नहीं है, तो एनकरेज्ड है। वहाँ की गवर्नमेंट क्या कर रही है? एनकरेज कर रही है। वो प्रोटेक्शनिस्ट है, तो बी गलत है। अब बी गलत है तो ये गलत, ये गलत, ये गलत। अब ऐसे सवाल होते हैं, फैक्ट से डरना नहीं है, इनमें आंसर इन्हीं फैक्ट्स में छुपा हुआ है कि ऐसे स्टेटमेंट होगा। अब यहाँ डबल हुआ है, ट्रिपल हुआ है, नहीं पता है। और ये बी गलत है तो 4 ही तो ऑप्शन है। तो सही कौन से हुए? ए, सी और डी। तो डबल हुआ है भई 1950 में जो इंटरनेशनल ट्रेड था वो डबल हो गया डबल ठीक है। द शेयर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज हैज़ इंक्रीज्ड सब्सटेंशियली, डेवलपिंग कंट्रीज का भी हिस्सा बढ़ा है, सब्सटेंशियली बढ़ा है, पर्याप्त मात्रा वृद्धि हुई है। द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हैज़ ग्रोन शार्पली, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है, उनका
जो शहर है वो शार्पली बढ़ा है, तो ये भी बढ़ा है। तो ए, सी, डी बढ़ा है, सब बी गलत है। कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? रिन्यूएबल, नेचुरल गैस, मेटल का ओर, फ्यूल की सेल, मछलियाँ। अब देखो मैंने कहा ना ये सब्जेक्टिव चीज़ है, डिपेंड करेगा कब ये अ, हम कंपेयर करेंगे 4 चीज़ों में से कौन-सा, तो धातु के एस खत्म हो जाएँगे, रिन्यूएबल नहीं। प्राकृतिक गैस है वो भी खत्म हो जाएगी, प्राकृतिक गैस है न ये दोनों उल्टे लिखे हुए हैं। ये नेचुरल गैस ऐसे है, ये ऐसे है, दोनों उल्टे लिखे हैं पर ऑप्शन ये दोनों ऐसे हैं, ठीक है? तो नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, ने मेटल के ओर, धातु के अयस्क, फ्यूल के सेल, ईंधन सेल और मछलियाँ। तो इनमें से कौन-सा राइट आंसर होगा? इसमें होगी मछलियाँ। अब वहाँ पे देखो मछलियाँ, पौधे लिखा हुआ था, पर सौर ऊर्जा लगा था, सौर ऊर्जा ज़्यादा रिन्यूएबल है, इसलिए सौर ऊर्जा माना। अब यहाँ सौर ऊर्जा वगैरह है या नहीं? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा होता तो वो कर देते। पर यहाँ इन तीनों के कंपेयर में इसकी रिन्यूएबिलिटी ज़्यादा है। इसकी रिन्यूएबिलिटी ज़्यादा है, इस वजह से ये ज़्यादा एप्रोप्रिएट बेस्ट आंसर है। आगे, आगे 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ऑल ह्यूमन एक्शंस एसोसिएटेड विद प्रोडक्शंस प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर डिफाइंड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो सभी मानव गतिविधियां जिनका संबंध वस्तुओं के, सेवाओं के उत्पादन, विपणन, उपभोग से, वो आर्थिक गतिविधियां कहलाती है। बहुत ही सरल स्टेटमेंट है। आर्थिक गतिविधियों को डिफाइन किया है, पहला सही है। दूसरा, all human actions linked not only with production, marketing and consumption of goods and services, but the time spent in leisure and pleasure activity are also defined as economic activities. तो ये जो अ, इसका जो बोला है सेकंड स्टेटमेंट, ये बोल रहा है कि ऑल लिंक नॉट ओनली प्रोडक्शन, इसके अलावा के ये जो लीजर और प्लेजर एक्टिविटी है ना, विश्राम करना और बढ़िया छुट्टियां बिताना, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। इकोनॉमिक एक्टिविटी वहाँ टूरिज़्म ऑपरेटरों के लिए वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकती है, पर हम कुछ कमा नहीं रहे, हमारे लिए नहीं है, वो उनके लिए है। हम लीजर और प्लेज़र एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो हमारे लिए नहीं है। हम कुछ कमा रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, हम कुछ खेती कर रहे हैं, हम माइनिंग कर रहे हैं, हम फैक्ट्री में कुछ बना रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी। पर लीजर और प्लेज़र ये एक्टिविटी में नहीं आती, इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं आती है, तो सेकंड गलत है, सेकंड गलत है, पहला सही। अगला, किस राष्ट्रीय समूह को उभरते हुए बाजार के रूप में जाना जाता है? अब कौन सी कंट्री है जो इमर्जिंग मार्केट है, इमर्जिंग मार्केट है, उभरते हुए बाजार के रूप में माना जाता है। तो पहले जो इंडिया था, इतना बड़ा बाजार नहीं था, पर आज इंडिया की ताकत है। इंडिया एक बहुत बड़ा 140 करोड़ से ऊपर हमारी पॉपुलेशन है और उसमें से भी यंग पॉपुलेशन ज्यादा है, सबके सपने बहुत बड़े हैं और सब कुछ खरीदना चाहते हैं और धीरे-धीरे हमारे यहाँ पे देखो आईफ़ोन भी कितना बिकने लगा है। जो कंज़म्पशन मार्केट है, मतलब बड़ी से बड़ी चीज़ें हैं, लग्ज़री से लग्ज़री चीज़ें भी यहाँ बिक रही है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बिक रही है। पहले कोई मतलब विदेशों में पहले चीज़ आती थी, हमें कई बाद में आती थी, पर अब ग्लोबल लॉन्च हमारे साथ ही होता है, सिंक्रोनाइज़ होता है। तो इंडिया बहुत बड़ा बाज़ार के रूप में उभरा है। ब्राज़ील भी डेवलपिंग कंट्री है, ये भी उभरा है। तो इंडिया इंडिया सबसे बड़ा बाज़ार है। इंडिया बड़ा बाज़ार है, इंडिया इंडिया और ब्राज़ील तो बड़ा बाज़ार है ही है। और क्या हो सकता है? और हो सकता है बी पक्का ही है। अब बी पक्का ही है मतलब बी तो एक में ही आ रहा है। रसिया और चाइना, चाइना की भी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, 140 करोड़ की है। तो ये उभरते हुए बाज़ार है, उभरते हुए बाज़ार है। इंडिया है ही है, तो इंडिया के हिसाब से करा तो ये ऑप्शन सेट हो गया। इमर्जिंग मार्केट है, तो इंडिया तो उभरा ही है। A free trade zone in international trade happens to be there where फ्री ट्रेड जोन, जैसे आपने फ्री ट्रेड जोन बनाते हैं हम एक फ्री ट्रेड जोन जिसमें मतलब वो ज्यादा उनमें टैरिफ वगैरह नहीं लगता है, आपस में आदान प्रदान है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, उनमें आपस में ज्यादा लगता नहीं है, फ्री ट्रेड होता है। तो ये कहाँ पे होता है? ये वहां पे होगा मेंबर कंट्रीज एबोलिश टैरिफ, टैरिफ नहीं लगेगा, मैंने बोला ना टैरिफ नहीं लगेगा उनके बीच में, आपस में ही इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर लेंगे, टैरिफ और कोटा नहीं लगेगा ऑन ट्रेड, बट मेंटेन इंडिपेंडेंस टू इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट्स फ्रॉम नॉन मेंबर कंट्री। जो मेंबर है उस फ्री ट्रेड वाले उनके नहीं लगेगा, बाहर वालों के। ये ले टैरिफ, ले टैरिफ, ये ले जो ट्रम्प है, ये ले तू 25% ले ले, ये ले तू 50% ले ले, ऐसे। और फ्री ट्रेड वाला है,
उनके लिए फ्री है, कोई टैरिफ नहीं लगेगा। ये वाला मामला है वो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अगला, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक कार्यकलाप के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? कोल माइनिंग, टीचिंग, हैंडीक्राफ्ट, कार मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी है, हैंडीक्राफ्ट भी सेकेंडरी है, टीचिंग टर्सरी है, माइनिंग कोल माइनिंग है, कोयले का खनन है, वो क्या है? वो है प्राइमरी। माइनिंग मैंने बताया था, पहले ही सवाल में बताया था। तो 40 का 1। अगला, कौन सी आर्थिक गतिविधि चतुर्थक आर्थिक गतिविधियों के समूह का उदाहरण है? चतुर्थक कौन सी होगी? रिटेल और होलसेल, मैंने कहा था, एक सवाल आया था। टर्सरी है। ट्रांसपोर्ट, वो भी टर्सरी है, ट्रांसपोर्ट, बीमा, इंश्योरेंस। एजुकेशन वैसे तो हम टर्सरी में डाल सकते हैं, पर अब ये सब्जेक्टिव है। जब मैंने कहा ना, जब चार चीजों को कंपेयर करके बेस्ट जाना है, एजुकेशन टर्सरी भी हो सकती है, एजुकेशन क्वाटरनरी भी हो सकती है। एजुकेशन क्वाटरनरी भी हो सकती है, थोड़ा सा हम बढ़िया एजुकेशन, जो क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, वो जैसे जैसे स्किल एनहांस होगी, मैंने कहा सिंगिंग टर्सरी भी हो सकती है, सिंगिंग क्वाटरनरी भी हो सकती है, क्योंकि ऐसी सिंगिंग लता मंगेशकर, आशा भोसले जैसी आवाज होगी, क्योंकि बहुत ही हाई स्किल पे जाएंगे, तो व्हाइट कॉलर जॉब हो जाएगी, एजुकेशन भी व्हाइट कॉलर जॉब हो सकती है। तो 41 का 3। लास्ट क्वेश्चन, मतलब थोड़े से बड़े सवाल है, बट डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा हमें समय बचाना है, टाइम का मैनेजमेंट करना है, तो आराम से हुए, कोई ज्यादा फैक्ट आए ही नहीं है, आराम से हो गए। विश्व में ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित करने वाले भौतिक कारकों की पहचान, जिसके सप्लाई ऑफ एनर्जी इन द वर्ल्ड के जो फैक्टर है, उन्हें करेक्ट स्टेटमेंट पहचान करने। लार्ज पावर स्टेशन रिक्वायर अंडुलेटिंग लैंड्स बट जियोलॉजिकली स्टेबल फाउंडेशन, ये ए है, ये बी स्टेटमेंट है। विशाल विद्युत स्टेशनों के लिए तरंगित भूमि किंतु भूवैज्ञानिक रूप से स्थिर आधारशिला आवश्यक होती है। देखते हैं, टाइडल सोलर पावर नीड्स ए लार्ज नंबर ऑफ डेज ए ईयर विद स्ट्रॉन्ग सनलाइट। लार्ज नंबर ऑफ डेज चाहिए जहां पे सनलाइट क्लाउड फ्री चाहिए। क्या चाहिए? क्लाउड फ्री चाहिए। क्लाउड फ्री यानी कि जैसे कि हमारा रेगिस्तान है, पश्चिमी राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान, 365 में 330 प्लस डेज है ना, बढ़िया सनलाइट आती है। क्लाउड फ्री होते हैं, बादल है, मेघ रहित होता है, आराम से बढ़िया सौर ऊर्जा बनती है। तो ये सौर ऊर्जा के लिए नीड होती है। वर्ष भर तेज सूर्य प्रकाश की अधिक दिनों की आवश्यकता है, 330 डेज है, तो बी तो पक्का सही। बी यहाँ सही है, बी यहाँ है, बी यहाँ। और देखते हैं, टाइडल पावर स्टेशन रिक्वायर ए स्मॉल टाइडल रेंज। टाइडल पावर स्टेशन के लिए, टाइडल पावर जो है, उनके लिए लार्ज टाइडल रेंज की रिक्वायरमेंट होती है। क्या होती है? लार्ज टाइडल की रिक्वायरमेंट होती है, ना कि स्मॉल की रिक्वायरमेंट होती है। क्या होती है? लार्ज की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये इसने लिख दिया स्मॉल। कैसी होती है? लार्ज रिक्वायरमेंट होती है, रेंज होनी चाहिए लार्ज, तभी, वरना स्मॉल होगी तो कुछ डिफरेंस ही नहीं है, तो आपका टाइडल एनर्जी कैसे बनेगी, ज्वारीय ऊर्जा कैसे बनेगी? डिपॉजिट्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आर ओनली फाउंड इन ए लिमिटेड नंबर ऑफ लोकेशन। और फॉसिल फ्यूल के जो डिपॉजिट्स है, लिमिटेड नंबर पे, हर जगह पे कोई कोयला और गैस थोड़ा, गैल कोयला और ये पेट्रोलियम है, वो हर जगह थोड़ा ना है। फॉसिल फ्यूल है, वो लिमिटेड जगह पे है। तो 42 का ये डी है, वो डी सही है, बी भी सही है, डी भी सही है, यानी कि राइट आंसर ये डी भी सही है। पहला गलत है, लार्ज पावर स्टेशन है रिक्वायर अंडुलेटिंग लैंड। अब अंडुलेटिंग की क्यों जरूरत है भाई? फ्लैट चाहिए ना। पावर स्टेशन बता रहा है विशाल विद्युत स्टेशन के तरंगित, ऐसा ऐसा हो, ऐसे ऐसे पे कैसे बनाएंगे कोई पावर स्टेशन? तो ये हमें नहीं है, मान लो इसको कहीं पे नहीं आए तो थोड़ा आगे बढ़िए, उससे भी सॉल्व हो जाएंगे। अब पहले का पता नहीं है तो भी सॉल्व हो रहा है। बी और डी सही है, ये गलत हो गया। और टाइडल वाला ये गलत हो गया। अंडुलेटिंग वर्ड है इसमें, अंडुलेटिंग नहीं, फ्लैट चाहिए। कैसा चाहिए? फ्लैट लैंड चाहिए। पावर स्टेशन बड़ा बना रहे हो तो फ्लैट लैंड चाहिए, समतल भूमि चाहिए, ये तरंगित भूमि नहीं चाहिए ऐसे उबड़ खाबड़। तो कैसा लगा मेरा सॉल्यूशन? सभी को थैंक यू, और कमेंट करके जरूर बताना। और अपनी तैयारी को आराम से दीजिए, पॉजिटिव रहिए, मस्त रहिए आराम से, और रिवीजन कीजिए आराम से, आपका पेपर बढ़िया होगा, घबराने की जरूरत नहीं, आप सबकी जेआरएफ होगी। थैंक यू।